आप कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाइए जी, पैसे दिए बगैर आपका काम नहीं होता। माड़ा जो है ये बिल्डर जो है क्या इनके दामाद हो गए, ये सारे जो बिल्डरों की हिमायत करते हैं। दामाद ने वो तो साष्टांग नमस्कार करते हैं सर। कि हमने ये दौरान ये देखा है कि जो पब्लिक सर्वेंट्स है वो लोग जो है वो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। हाँ, हमें ये मंजूर नहीं, बिकॉज वो टैक्स। फिर माड़ा में गया, माड़ा में भी ऐसे ही लिंगरिंग मैटर रहा, तो बिल्डर ने मेरे को बोला कि हम लोग खुद सबको किसे में रख के बैठे हुए, तू कहाँ भी जाएगा ना तो तेरे को कोई न्याय नहीं मिलने वाला। लेकिन मुझे 95 का ये का नोटिस खाली करवाया माड़ा ने। फिर मैंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। All cooperative societies should give the paper document to all members. सब मेंबर्स एक ही तरफ है। 339 लोगों से उन्होंने PAAA दिए और सब कुछ साइन कराया, और मुझसे ना तो DA साइन कराया ना कंसिक साइन कराया। आज मैंने पुलिस कंप्लेन की है कि भाई रात को 2 बजे 2 लड़की का ऊपर जाने का मतलब क्या है? क्यों गए वो लोग? क्यों गए? टेरिस पे, मतलब 4th फ्लोर पे मेरा फ्लैट है। परमिशन से गए? किसकी परमिशन से? परमिशन होनी चाहिए ना आपके पास में। हमको जबरदस्ती पैसा वसूलना चाहा, हमारे घर पे नोटिस चिपका के गए कि आपका ये घर लीलाव में निकालेंगे करके। इतना बड़ा प्लान हाई कोर्ट के ऑर्डर ने मानते फ्रॉड न सब इलीगल चल रहे हैं सर, और हम लोग को पेमेंट नहीं दे रही है, हम लोग रस्ते पे आगे। मिनिस्टर जाने के बाद जब उसने मेरे सर पे पिस्तौल लगाया, उसके पास 5 पिस्तौल था, 2 राइफल था। दुर्भाग्य की बात है कि बेटे ने जो है माँ के सर पे जो है रिवॉल्वर लगा दिया, जमीन पे कब्जा कर दिया। इतना दुर्भाग्य की बात है हमारे देश के लिए। मैंने हर एक को लेटर लिखा है, चीफ मिनिस्टर से लेके होम मिनिस्टर से सबको लेटर लिखा है, लेकिन कोई उसकी दखल अंदाजी नहीं करता। इस वजह से है ना, ऐसा लगता है कि हम क्यों जी रहे हैं। इस चिप्स वाले कंपनी को तो कम से कम थाउजेंड्स ऑफ कार्टून, पेपर कार्टून हमारे बेसमेंट में डेली लोडिंग अनलोडिंग चलते रहता है। मतलब सीधा सीधा हिसाब है कि हम एक बम के गोले पे बैठे हुए। तो अभी आप नेक्सस समझ सकते हैं। ये तो क्या है, मुझे खाली आई वांटेड टू मेक दिस ओपन कि गैरेजेस के बारे में एडमिनिस्ट्रेटर हैज नो राइट, FSI भी नहीं होता है गैरेजेस का। कार पार्किंग गैरेज के बारे में एडमिनिस्ट्रेटर इनको लीगल मेंबरशिप करके चले जाता है। इंक्वायरी स्टैंड स्टिल पे है, डेप्यूटी रजिस्ट्रार उस पर कुछ एक्शन ले नहीं रहा है, ना तो इंक्वायरी को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। इनफैक्ट मुझे कहा जा रहा है कि मैंने जो कंप्लेंट या जो ऑब्जेक्शन जो रेज की है उस चीज को जब तक मैं विड्रॉ ना करूं। एक प्लॉट पे एक एग्रीमेंट होता है, हाँ, इसमें आदमी बना के दिए एक प्लॉट ऐसा डाला है। जे लोक आयुक्त आणि आयुक्त म्हाडा आणि BMC सगळ्यांकडनं मला अशीच उत्तर आली आणि असेच कागदपत्र। ये कमिश्नर को लिखा है 22 जुलाई को CC2 CM एकनाथ शिंदे और DCM ये अपना फडणवीस, इनको लिखा हुआ है। उनका देखो हेड लेटर जी कंप्लेंट केले आदिनाथ दगडेकर 9 जून 2023 पासून मी त्याला फॉलोअप करतोय। आज काय त्यांनी काहीच मला ऑपरेशन नहीं किया। मुझे तो वही मेरी शिकायतें हैं, पुलिस के पास है, BMC के पास है और डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास है। मेरा खाली सजेशन है सर, अभी ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इनका हेड ऑफिस है पुणे में जी, अच्छा, और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी सिर्फ हाउसिंग के नहीं है। अच्छा, और ये करप्शन जो है सिर्फ माड़ा पुलिस पे ही नहीं, बल्कि हम तो ये कहेंगे मुंबई महानगर पालिका जो है ये भ्रष्टाचार का अड्डा है। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आमना सामना मीडिया के दर्शकों को हम बता दें कि इस वक्त हम आजाद मैदान में है, जहां पर दोस्तों फाइट अगेंस्ट करप्शन के तहत यहाँ पर एक धरना रखा गया है माड़ा के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ। माड़ा पुलिस के ताल्लुक से कहना है कि ये करप्ट है, ये करप्शन है यहाँ पर, तो ये हमारा कहना नहीं है, मुंबई हाई कोर्ट का कहना है। हमारे साथ इस पूरे आंदोलन के जो मुखिया है KVG राव साहब, वो हमारे साथ मौजूद है। वो पूरी बातों को रखेंगे संक्षेप में, ये पूरा मामला क्या है। KVG राव साहब वो है जिन्होंने एयर इंडिया के ताल्लुक से बहुत सारे भ्रष्टाचार जो है वो सामने लाए हैं, जिन्होंने एयर इंडिया के खिलाफ तकरीबन 300 कंप्लेंट की है और माड़ा के खिलाफ बहुत सारे केसेस ये फाइट कर रहे हैं आम लोगों के, सिविल सोसाइटी के लोगों के लिए और सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए। उनके साथ माड़ा इस तरह से अत्याचार करता है। आप बने रहे हमारे साथ और लगातार देखें कि करप्शन कितना गहरा है। और ये करप्शन जो है सिर्फ माड़ा पुलिस पे ही नहीं, बल्कि हम तो ये कहेंगे मुंबई महानगर पालिका जो है ये भ्रष्टाचार का अड्डा है। आइए हम बात करते हैं सर से। सर, क्या कहना है आपको, ये आंदोलन क्यों रखा गया, इसकी वजह क्या है? सर, मैं ये आंदोलन इसलिए रखा गया है कि आप कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाइए, पैसे दिए बगैर आपका काम नहीं होता।
जी। एंड जो पैसे देता है कुछ भी ऑर्डर मिल जाता है। कल आप पैसे दे दोगे ना तो रजिस्टर और स्टैंप ताजमहल भी आपका नाम करके दे देगा। वो कहेगा कि नहीं ये वो परखना, कागज परखना मेरा काम नहीं है, स्टैंप ड्यूटी कलेक्ट करना मेरा काम है। तो ये गलत बात है। सेकेंड थिंग इज, आप सोसाइटी का जो मैनेजिंग कमेटी होते हैं वो सोसाइटी के पैसे से सोसाइटी के लोगों को शोषण करते हैं। और फिर जब वो लोग कंप्लेन करते हैं रजिस्ट्रार के पास, तो ये रजिस्ट्रार जो है वो पैसे लेते हैं और इनके खिलाफ ऑर्डर देते हैं। कई कई दफे तो 2-2, 3-3 साल तक रजिस्ट्रार ऑर्डर पास भी नहीं करते। और चोरी पकड़े जाने के बाद ब्लैक एंड व्हाइट में भी कुछ भी ऑर्डर देते, बोलते आप कोर्ट चले जाओ। अगर आम आदमी को हर चीज कोर्ट से लेना है तो ये इनकी दुकान बंद कर देना। तो फिर हमको पुलिस की क्या जरूरत है, माड़ा की क्या जरूरत है, रजिस्ट्रार की क्या जरूरत है, IAS IPS ऑफिसर्स की क्या जरूरत है? सब काम कोर्ट ही करेगा। उनको पता है कि गरीब लोग कोर्ट नहीं जा सकते क्योंकि लॉयर के फीस, कोर्ट के फीस ये बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये इसलिए उनकी शोषण करते हैं। और मैं पहले इस आंदोलन से नहीं जुड़ा था। मैं एयर इंडिया के करप्शन और एयर इंडिया में जो घोटाला हो रही थी, मैं वही काम कर रहा था। घोटाले क्या थे सर जिसमें आपको जेल भी जाना पड़ा? हाँ, मैंने फेसबुक पे कई मंत्रियों के खिलाफ मैंने फेसबुक पोस्ट डाले थे। तो उस पोस्ट के वजह से मेरे को जेल में भेजा गया था, मेरे ऊपर झूठा केस डाल के। केस अभी तक चालू नहीं हो गया, 12 बरस हो गए। हम रोज कोर्ट तारीख के दिन हम कोर्ट जाते हैं, जज खाली हमको डेट दे देता है। यानी कि आपको जेल भेजने की असल वजह जो थी कि आपने करप्शन के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई, उसको बहाना बनाया गया। मैंने फेसबुक पे उस टाइम के मंत्रियों को चोर वगैरह बोला था। तो उन्होंने इंसल्ट टू नेशनल ऑनर ये चार्ज मेरे पे लगा। अच्छा। तो मैंने पूछा भाई किसकी इंसल्ट हुई, क्या हो गई? तो एक बरका दत्त के साथ हम वी द पीपल प्रोग्राम कर रहे थे, हिमांशु रॉय जॉइंट। मैंने बोला ये आप कैसे लगाए ये चार्ज? तो हम ड्रॉप कर रहे हैं ये चार्ज। अगर कोई मेहरबानी नहीं कर रहे, जो चार्ज आप प्रूव नहीं कर पा रहे वो आप ड्रॉप कर रहे हैं। सर वो एयर इंडिया का करप्शन क्या था? एयर इंडिया में सर आज कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एयर इंडिया में आप ले लीजिए, देयर इज करप्शन इन्वॉल्व। और मेरे पास दस्तावेज है, ऐसा कि नहीं। मैं अपने अभी मैं आपको सिंपल सा बोलता हूँ, एयर इंडिया ने 300 करोड़ रुपया पब्लिक का प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट पे जमा नहीं किया 2 साल से। और एक भ्रष्ट मैजिस्ट्रेट है जिसने लिख के दिया कि ये कायदे के तहत इनको प्रोटेक्शन है, हालांकि गवर्नमेंट बोलता है वो कायदा हमको लागू होता ही नहीं है। तो ये मैजिस्ट्रेट को कहाँ सपना आ गया कि ये कायदा उधर लागू होता है? वो करप्शन 80,000 लाख का आपने बता रहे थे, वो बोइंग डील है सर। अच्छा, वो बोइंग डील, ये प्रोविडेंट फंड के 300 करोड़ है। अच्छा, वो बोइंग डील का जो आप सुन ही रहे, प्रफुल्ल पटेल साहब के ऊपर ईडी ने केस डाला, ये केस डाला है। केस आज खड़ा रहता है, पार्टी बदलो तो केस गिर जाता है। तो ये तरीका चल रहा है। वो मामला भी आप ही ने उठाया था पूरा? इनिशियली हमने उठाया था सर, वो फैल गया। फिर EOW ने केस फाइल किया। उसके बाद मैंने अभी एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, 300 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया। ना टेंडर बुलाए, कुछ नहीं बुलाए, सब झूठा फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए। अच्छा, उस पे भी हम केस डाल रहे हैं। तो इन्होंने कोर्ट को ये बताया कि सर इसका कंप्लेंट जायज है, लेकिन वो वेरिफिकेशन करना भूल गया। अच्छा, माड़ा के वो कौन से मामले हैं जिसको आप लेके चल रहे हैं, जो आम लोगों के? माड़ा जो है ना सर, सबसे बड़ा फ्रॉड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जी। अगर कोई आदमी, सच्चा इंसान उनके खिलाफ खड़ा रहे, बिल्डर के खिलाफ, तो सीधा माड़ा ऑफिसर को पैसे देते हैं। और माड़ा ऑफिसर सेक्शन 95A के तहत इविक्शन ऑर्डर निकाल देता है। और वो इविक्शन ऑर्डर कैसे निकालता पता है? फ्राइडे इवनिंग को आपको नोटिस सर्व करते हैं, मंडे मॉर्निंग इविक्शन हो जाता है आपका। तो आप कोर्ट भी नहीं भाग सकते। लेकिन एक मामले में जो नार्वेकर साहब है, इनके मामले में हमको इमीडिएटली फ्राइडे को मिला, सैटरडे संडे को हमने पिटीशन बनाई, मंडे मॉर्निंग को फाइल किया। चीफ जस्टिस को बोला सर हमने फाइल किया, इविक्शन बंद कराओ। उन्होंने इविक्शन बंद करा दिया। तो फिर हम लड़े, तो बिल्डर आके बोला कि हाँ मैंने ये नहीं काम किया था। अच्छा, फिर भी 2 साल हो गया, कोर्ट ने बोला ये करा के लो। बोला मैं 2 दिन में करूंगा। आज 2 साल हो गया, नार्वेकर का कुछ नहीं। वो बिल्डर ऐशो आराम करता है। अगर आप माड़ा के ऑफिसर के पास जाओ ना, अरे बिल्डर ने पैसे नहीं दिया, अरे उसके घर में मैयत हो गई। माड़ा ऑफिसर को कैसा पता है? वो उसका रिश्तेदार है क्या? हाँ,
तो ऐसे बढ़ना, अरे उसका पार्टनर के साथ झगड़ा हो गया, हमारा क्या लेना देना पार्टनर का झगड़ा से, हमको पैसे से मतलब, हमारा पैसा आना चाहिए। इनका रेंट नहीं दिया जा रहा है 2 साल से, ये रास्ते पे हैं, ये तो 2 साल के हैं, ये 11 साल से इनका भाड़ा नहीं दिया। आप लोगों को इनका ट्रांसफर नहीं किया फ्लैट 12 साल से, और माड़ा वाले बैठे हैं पैसे खाते हैं। यहाँ पर जो केवीजी राव साहब ने जो बातें रखी है और लोगों की, उनसे भी हम बात करेंगे, आप लोग बने रहिए हमारे साथ में। इसका मतलब कि केवीजी राव साहब ये कि माड़ा जो है, ये बिल्डर जो है क्या इनके दामाद हो गए, ये सारे जो बिल्डरों की हिमायत करते हैं? दामाद ने, वो तो साष्टांग नमस्कार करते हैं सर बिल्डर। आप माड़ा के ऑफिस में जाओ, 6 बजे ऑफिस बंद होता है आम पब्लिक के लिए, बिल्डर 6 बजे को ऑफिस में आता है। एक हियरिंग के लिए हम बैठे थे, ठीक है, हमारा 3 बजे का हियरिंग था, 3 बजे को हमारा हियरिंग नहीं हो रहा है, बिल्डर अंदर जा रहा है, आ रहा है, मंत्री अंदर आ रहा है, जा रहा है, संतरी अंदर आ रहा है, जा रहा है, और आम लोगों की कोई सुनवाई नहीं। आम लोगों को तो वो फेटाल देते हैं। आप तो चीटी से भी उनके लिए कम है जी। SRA के भी कुछ मामले हैं आपके सामने? हाँ, SRA भी है सर, मैं 3 केस लड़ रहा हूँ जी। इतने दांधलेबाजी है, एक घर के पीछे 5 घर दिखाया उन्होंने, झोपड़ी और लिया। AGRC में ऑर्डर्स के लिए रखा है, 5 साल से AGRC काम ही नहीं कर रहा है। उसके AGRC की चेयरमैन है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वत्सा नायर सिंह, वो बैठती ही नहीं है। और आप उनको कोई चिट्ठी लिखो ना, हाँ मैंने भेज दिया आपकी चिट्ठी, अरे मेरे को अगर पोस्टमैन की जरूरत थी तो मैं पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी देता ना। सही है, आपने चिट्ठी भेजा, उस पर कार्रवाई हुआ कि नहीं, ये कौन देखेगा जी। अच्छा, ये सारी शिकायतें लेकर आपने सरकार से कुछ बात की है या कुछ मेमोरेंडम देंगे? आज जो ये धरना है, इतने सारे लोग यहाँ पर आए हैं, आगे की क्या आपकी कार्रवाई होगी? 1 साल पहले भी हमने यही धरना किया था, हमको बुलाया गया था, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हुआ तो कुछ नहीं सर, वो होगा भी कुछ नहीं। मैं आपको खुला बोल रहा हूँ और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो पैसे की जो चेन है ना सर, ये नीचे से लेके ऊपर तक जाती है, तो कौन किसको हटाएगा, कौन किसको हटाएगा सर? देखिए, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तो बड़े बड़े बयान देते हैं करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। सर, मैं पॉलिटिशियन की, कोई एक पॉलिटिशियन की बात नहीं करूंगा, लेकिन हर पॉलिटिशियन गिरगिट है। अच्छा, मुंह पे एक बात बोलता है, पीछे दूसरा होता है, बहुत बड़ी बात और है। मैंने खुद देखी है एकदम क्लोज। मैं काफी पॉलिटिशियन से मैं जुड़ा हूँ और सब लोग मेरे को बोलते हैं थोड़ा ले लो यार, छोड़ दो, ले लो, छोड़ दो। बोला मैं इस झमेले में नहीं पड़ता। ऑफर हुए, बड़े बड़े ऑफर हुए? ऑफर हुए हैं सर, ऑफर नहीं हुए तो फिर धमकियां आई। अच्छा, मैं फिर भी जी रहा हूँ, किसी बहाने जेल भी मेरे घर पे सर इनकम टैक्स भी आई, ED भी आई मेरे घर। अच्छा, तो मैंने उनको बोला सर कुछ पैसा वैसा मिला है तो वापस कर दो, मैं रिटर्न फाइल कर देता हूँ जी, क्योंकि मैं एक पैसा किसी का नहीं लेता हूँ सर। क्या ऑफर आया था, कितने का ऑफर आया सर? कोई बोलता है 1 करोड़ ले लो, कोई बोलता है 2 करोड़ ले लो, कोई बोलता है हम वेकेशन के लिए भेज देंगे आपको और आपका फैमिली के लिए। अच्छा, और मैं वो आदमी हूँ सर, 30 साल में फ्लाइंग कर रहा था एयर इंडिया में, तो फॉरेन जाना कोई नई बात नहीं थी। वर्ल्ड टूर तो आप पहले कर चुके हैं। मैं, हमारी तकदीर ऐसी थी कि ब्रेकफास्ट मंडे को हम लंदन में करते थे, डिनर वेडनेसडे को न्यूयॉर्क में करते थे और वापस फ्राइडे लंदन आके हम लोग ब्रेकफास्ट करते थे। वो हमारी शेड्यूल थी 30 साल के लिए। हर डिफरेंट सेक्टर, ऑस्ट्रेलिया था, शिकागो, ये सब थे। तो मेरे से क्या पटेगा सर कि तो आप हॉलिडे ले लो, वैसे नहीं होता ना। चलिए, हम बाकी लोगों से भी बात करते हैं, यहाँ पर और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। दोस्तों, फाइट अगेंस्ट करप्शन की रेशमा चक्रवर्ती साहिबा भी हमारे साथ में। रेशमा जी, पूरा मामला क्या है, ये आंदोलन आप लोगों ने क्यों किया है, क्या वजह है इसकी? ये जो आंदोलन है ये अभी फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है। फाइट अगेंस्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग करप्शन जो है वो 28 नवंबर 2023 में फर्स्ट टाइम किया गया था। तब हमने हमारी मांगे कुछ सरकार के सामने रखी थी। माननीय श्री एकनाथ शिंदे तब मुख्यमंत्री थे, तो उनको हमने पिटीशन सबमिट करी थी। तब से लेकर हम फॉलो अप कर रहे हैं। मुद्दा ये है कि हमने ये दौरान ये देखा है कि जो पब्लिक सर्वेंट्स है वो लोग जो है वो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। हाँ, हमें ये मंजूर नहीं, बिकॉज वो टैक्स पेयर से तनख्वाह ले रहे हैं और वो सिटीजन्स का शोषण कर रहे हैं। अगर उनका जॉब ये डिमांड करता है कि उन्हें जो लॉज है, जो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी उनको मिली है, वो कायदे के हिसाब से उन्हें पालनी है, तो उन्हें वो निभानी है ड्यूटी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इसीलिए ये उद्रेक आ गया है और इसीलिए वो फ्रस्ट्रेशन में लोग आ गए। देखिए, ये कोई
कोई डिस्ट्रक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल सिटीजन्स नहीं है। वी आर ऑल वेरी कंस्ट्रक्टिव। हम सामने से सरकार को ये बताते हैं कि हम रेडी है, जो भी रिफॉर्म्स लाने हैं उसके साथ खड़े रहने के लिए रेडी है। हमें एक ही चाहिए, जो पब्लिक सर्वेंट वहाँ कुर्सी पे बैठा है वो उस कायदे के अनुसार या कानून के अनुसार ही अपना काम वो स्टिपुलेटेड टाइम में कंप्लीट करे। ऐसा नहीं कि एक 2-2 साल 5-5 साल केस चल रहा है, नहीं। अभी जो होना है वो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग में होगा, सारे ऑर्डर्स पोर्टल पे सबके लिए व्यूएबल होंगे, ताकि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, इसको एक ऑर्डर मिल रहा है सेम सेक्शन का, इनको एक ऑर्डर मिल रहा है अलग, तो ये जो डिस्क्रिपेंसी दिखा रहा है तो वो सब हमें अभी बंद करना है। जो मल प्रैक्टिसेस है अभी बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से काम करना है। उसके लिए आज मैं बहुत थैंकफुल हूँ हमारे जो ये समन्वयक है, इन्होंने दलवी साहब को, पवार साहब जो हमारे इस मीटिंग के लिए आए हैं प्रोटेस्ट के लिए, इन्होंने हमें आश्वासित किया है कि अगर वळसे पाटिल साहब के साथ मीटिंग करके, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग करके हम मैटर्स अगर हमारे सिटीजन्स के लिए रिजॉल्व कर सकते हैं तो वो हम करेंगे पर्सनल मीटिंग से। जो पवार साहब है वो हमें गाइडेंस देने के लिए रेडी है, तो अभी आई विल रिक्वेस्ट देम टू गिव अस दैट कमिटमेंट सो दैट ऑल सिटीजन्स आर मोटिवेटेड मोर एंड मोर। जी सर, क्या कहना चाहिए आप? जो रेशमा मैम और उनका जो पूरा ग्रुप है, जो उन्होंने ये मूवमेंट चालू किया है, ये मेंबर्स लोगों की, सभासद लोगों की मूवमेंट है। इधर सोसाइटी के ऑफिस बेरर और मेंबर्स को तकलीफ देना ईगो प्रॉब्लम है। वो ईगो को अगर सॉल्व करना है तो इसमें गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है उन्होंने प्रॉपरली, जो जुडिशियल अथॉरिटी है, डिप्टी रजिस्ट्रार, डीडीआर, जॉइंट रजिस्ट्रार, इनको प्रॉपर डायरेक्शन अगर देते हैं और गलत ऑर्डर निकलते उसके ऊपर अगर हम लोग रुकवा सकते हैं और उसमें कुछ अच्छी कार्रवाई होती है तो ये मूवमेंट को है ना अच्छी तरह से, और इसका जो नाम है FACC, वो सही तरीके से ये नाम को जैसा काम होना चाहिए। तो इसमें मैं एज ए एडवोकेट, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, मालूम है, जानकारी है, और रूलिंग पार्टी का एक पार्टी वर्कर हूँ, लीगल ये जो कमिटी है लीगल सेल, उसका भी मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, और सत्ताधारी पार्टी के साथ हूँ। तो मैं इनका मिनिस्टर और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो भी है उनके साथ इनका मीटिंग करके जो डिप्टी रजिस्ट्रार, डीडीआर गलत ऑर्डर पास करते हैं उसके ऊपर रोक लगवाना, बंधन आना के लिए मैं जरूर रहूंगा, मेरी तरफ से करूंगा, मेरा पूरा सहयोग इनके लिए रहेगा। और ये मेरी खुशी की तरफ से कदम साहब ने रिक्वेस्ट किया, मैं मेरे वॉलंटरी सर्विसेज इनको देने के लिए तैयार हूँ। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आप सर क्या बोल रहे हैं? नमस्कार। आज जो FAC का ये जो निदर्शन का प्रोटेस्ट जो हो रहा है, और इसमें सहकारिता के दृष्टिकोण से कि सहकारी संस्था से जुड़े हुए लोगों के लिए ये जंग शुरू हुई है, एक अलगार पुकारा गया है। इसमें सिर्फ इतना ही मैं कहूँगा कि जो रजिस्ट्रार ऑफिस या जो प्रशासन की, इसमें एक अकाउंटेबिलिटी का जो विषय है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए इस पॉलिसी में जो जो चेंजेस करने चाहिए उसके लिए सहकारवादी हमेशा आगे रही है और सबके साथ रही हुई है। यहाँ पे भी मैं FAC से के जितने भी मेंबर हैं इनसे निवेदन करूंगा और रेशमा जी से निवेदन करूंगा कि अपनी जो मांगे हैं, अपने जो सुझाव है, जो सरकार की तरफ से या ये मंत्रालय की माध्यम से जो लोगों के हित में होनी चाहिए, ऐसे आपकी जो मांगे है उसका निवेदन आप एक सहकारवादी को दे दीजिए। वो निवेदन के बेस पर हम इस चीज को आगे तक लेके जाके उनकी पूरी मांगे ये कायदे कानून के दायरे में रह के पूरी करने का आश्वासन यहाँ पे मैं सहकारवादी को से आपको देता हूँ, और हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। सहकारवादी का काम ही है लोगों को मार्गदर्शन करना, प्रशिक्षित करना, तो इस चीज के लिए हम लोग सदैव तैयार है। आपकी सिर्फ पुकार की देर है, हम आपके पास हमेशा सदैव रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। सत्यनारायण जी, आप क्या कहना चाहिए? मैं रेशमा मैडम से काफी परिचित हूँ और इनके फाइट के जो चल रहा है उसके साथ में मैं जुड़ा हुआ हूँ। इनके जो ग्रीवेंसेस और इनके साथ में जो मतलब दुखी लोग आते हैं समस्या ले लेके, उससे मेरा ये मत बना है कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो है वो समझदार जरूर है, लेकिन वो जो एग्रीड है उनको बेवकूफ नहीं समझे वो, क्योंकि आज की तारीख में जितने भी एग्रीड है ना वो आधे लहर बन चुके हैं, वो एक्ट को पूरी तरह से घोट के पी चुके हैं, और इसीलिए उनका जो क्रोध है, आवेश है, वो ये स्तर तक आ गया है करके। तो मेरा ये मानना है, रेशमा से बात करके मुझे ये समझ में आया है कि ये चाहते हैं कि भैया जैसे गवर्नमेंट के डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑर्डर निकालते हैं और सुपीरियर अथॉरिटी है वो आंख बंद करके बैठी है, तो मेरा ये मानना है
कि उनका भी ऑडिट होना चाहिए कि साल में कितने ऑडिट निकाले हैं और वो लॉफुल वे में निकले हैं कि नहीं निकले हैं, और उसके सामने हायर अथॉरिटी के पास में एप्लीकेशन क्यों जाती है, उसका कारण क्या है, ये सारी चीजों का ऑडिट होना चाहिए। और एग्री लोगों को बेवकूफ नहीं समझे वो, नहीं तो ये उद्रेक जो है वो और हाई लेवल पे चला जाएगा, ऐसा मुझे महसूस होता है करके। यहाँ हमारे सामने, जैसे कि मैं दर्शकों को भी बता दूं, बहुत सारे लोगों से हमने बात की, जो विक्टिम है उनसे बात की, और यहाँ देखने को ये मिला कि माड़ा पुलिस, उसके बाद में जो सरकारी कर्मचारी, वो ऑडिटर, उसके बाद में सर जैसे कि आप वकील हैं, वकीलों की बात भी सामने आई कि वकीलों ने भी बेईमानी की, उल्टे को सीधा और सीधे को उल्टा बना रहे हैं। ऐसे वकीलों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखो सर, जैसा ये मैटर एडवोकेट के पास जाता है, जो ये जो लोग है विक्टिम है उनके पास जाता है, वो सामने वाले भी कोई एडवोकेट के पास अप्रोच करते हैं। एडवोकेट ने अपने एथिक के साथ काम करना चाहिए, अपने क्लाइंट के लिए उन्होंने अपना लेके जाना चाहिए, लेकिन इनको डुबाने के लिए गलत और फोर्जरी करके अगर डुबाना चाहेंगे तो वो ठीक नहीं है। नहीं, मेरा वकील मिल गया, उसके वकील से तब तो अभी वो एथिक की बात है, हर एडवोकेट को अपने एथिक के साथ चलना चाहिए, उसने कैसा काम करना चाहिए वो उसके ऊपर है। लेकिन मैं एज ए एडवोकेट मेरे क्लाइंट करके नहीं हूँ, मैं ये सोशल सर्विसेज के हिसाब से मैं इनके साथ में प्रामाणिकता से रहूंगा, ये आपके सामने आमने सामने बता रहा हूँ। नहीं, आपकी ईमानदारी से कोई इनकार नहीं है। मैंने एक बात कही और आपके जरिए बात जाएगी तो जाहिर सी बात है उन वकीलों को भी कुछ शर्म आएगी जो अपने पेशे के साथ में नाइंसाफी करते हैं, बेईमानी करते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मामले आए। आप लोग बने रहे, पूरे वीडियो को आखिर तक देखे। हमने देखा यहाँ पर कि एक माँ के सर पर जो बेटे ने रिवॉल्वर रख दिया। हमने ये भी देखा कि यहाँ पर के लोगों ने जगहों पे कब्जा कर लिया, बिल्डर जो मनमानी कर रहे हैं। बहुत सारी बातें आपको सामने आएंगी आप लोगों के, और इसको आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप लोग इस वीडियो को। आइए हम और भी हमारे साथ भी यहाँ पर विक्टिम है उनसे ही बात करते हैं। नार्वेकर साहब, आपका क्या कहना है, क्या शिकायत है? जैसे कि केवी जी राव ने आपका जिक्र भी किया, तो मामला क्या है उसको थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए। शॉर्ट में तो बात यह है कि 2022 को हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ था। हम लोग ने जब 95A एविक्शन के खिलाफ हाईकोर्ट में ये पिटीशन दायर किया था, तब तुरंत ही बिल्डर ने, यानी 2 मिनट में 5 मिनट में वो केस खत्म हो गया हाईकोर्ट में। तुरंत बिल्डर ने बोल दिया कि इसका हम लोग ने एग्रीमेंट नहीं किया, ये नहीं किया है, तो अभी हमारे पास एग्रीमेंट रेडी है, हम इसको दे देंगे, और वो केस वहाँ क्लोज हो गई कि बाबा ये इविक्शन क्या है, क्या आम लोगों को जरा समझ में आ जाए। एविक्शन ये होता है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं, वो रीडेवलपमेंट में जब सोसाइटी जाती है तो कोई तो भी आदमी इस बारे में पेपर्स के बारे में पूछता है, ये पूछता है, बाकी तो सारे निकल जाते हैं, कोई उसके लिए पूछने के लिए जाता नहीं। मैंने पूछा था तो मेरे को वो पेपर्स नहीं मिले, इवन हमारा एग्रीमेंट भी नहीं है। आज हम लोग 3 साल बाहर है, हमारा एग्रीमेंट भी नहीं हुआ है किसी का भी, फिर भी लोग बाहर है और हमारा भाड़ा अभी बंद है। वो बिल्डर है ना, कुछ भाड़ा देता नहीं है, कॉर्पस भी दिया नहीं है, उसके ऊपर हम लोग ने उनके ऊपर FIR भी की हुई है। अभी आपकी जमीन पे बिल्डिंग बन गई है? जी नहीं, 3 साल से बिल्डिंग बनी नहीं, 0 ग्राउंड था, अभी 1 माला बन गया है। अच्छा, अभी कितने बरस हो गए इस बात को? टोटल को 3 साल हो गए, 4 साल से लगातार 0 है। अभी ये घर भी गया और बिल्डिंग भी नहीं बनी और भाड़ा भी नहीं मिल रहा है, भाड़ा भी नहीं मिल रहा है। अभी फर्स्ट फ्लोर चालू हुआ है, लेकिन वो बिल्डर है ना, ये जो माड़ा के जो ऑफिसर्स है, ये मैं इवन अतुल सावे साहब के पास भी गया था, उन्होंने काफी मेरे को यानी लिंगरिंग रखा मैटर, फिर आखिर में उन्होंने लेटर पे लिख के दिया की नार्वेकरच्या मॅटर मध्ये त्वरित बैठक घेण्यात यावी। तो वो ऑर्डर उन्होंने VP को दी थी, लेकिन VP ने वो ली नहीं, VP ने नीचे भेजी CO के पास, और CO ने वो RE के पास भेजी। ये जो CO और RE है ना, ये खाली एक दूसरे के पास बॉल पास करते हैं। इसमें मेन काम सानप सर का है। वो सानप सर क्या बोलते हैं, वो RE है, वो बोलते हैं मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। तो मैं बोला उनको, CO को और VP को आप बता दो तुम्हारे पास अधिकार नहीं है, आपके पास क्यों मैटर भेजते हो। पर वो है ना, बिल्डर के बारे में जो भी कुछ जानकारी है उसको पहले मिलती है। अभी परसों ही मैं CO के पास गया था, हमारी हियरिंग हो गई थी 30 सितंबर के पहले, यानी आज कल का दिन जो 30 सितंबर के पहले
हमारा कॉर्पस फंड और हमारा एग्रीमेंट होना चाहिए। तो तभी उसने बताया था कि उसका पार्टनर मर गया है, इसके लिए वो जो अगर नया पार्टनर बनाएंगे तो फिर रजिस्ट्रेशन करेंगे और फिर इनका पैसा देंगे, ऐसा उसने बिल्डर ने वीपी को लिख के दिया। तो मैं पार्टनरशिप वाली जो संस्था होती है वहां जाके मैंने कोशिश किया कि ये पार्टनरशिप डीड इनका रजिस्टर है क्या, तो वहां से मेरे को चिट्ठी मिली कि ये रजिस्टर नहीं है, यानी हमारे बिल्डर का पार्टनरशिप डीड भी रजिस्टर नहीं। क्या लगता है कि म्हाडा के अधिकारी जो सारे जो है नीचे से लेके ऊपर तक वो बिल्डर के साथ में मिले हुए हैं? अरे बिल्डर ने मेरे को खुद बोला है, मैं स्टार्टिंग में पुलिस स्टेशन में गया था, राव साहब के हिसाब से हम लोगों ने, राव साहबों ने काफी हम लोगों को मदद की। बिल्डर के पास गया था, पुलिस स्टेशन में गया था, वहां से भी उन्होंने मामला सेट किया, मेरे को आके घर में आके बोल तू पुलिस स्टेशन में गया था ना, तो हमारे किस्से में। तो उसके बाद उसके बाद मैं म्हाडा के पास गया। उससे पहले सुनील राउत, संजय राउत के पास भी मैं गया था, तो सुनील राउत के पास भी हमारे बिल्डर जाके आए और फिर बाद में वो मैटर में कुछ हुआ नहीं। और सुनील राउत ने मेरे को मदद करने की काफी कोशिश की, लेकिन हमारे सोसाइटी वाले उनके पास गए थे और उन्होंने फिर वो भी बात खत्म हो गई। फिर म्हाडा में गया, म्हाडा में भी ऐसे ही लिंगरिंग मैटर रहा। तो बिल्डर ने मेरे को बोला कि हम लोग खुद सबको किसे में रख के बैठे हुए, तू कहाँ भी जाएगा ना तो तेरे को कोई न्याय नहीं मिलने वाला। ये बिल्डर के वो सेंटेंस है मेरे खिलाफ। जिधर भी जाओगे ना हम लोग ने सबको किसे में रखा है, और वो बोल रहा है, वो सच दिखाई दे रहा है। आज उसको 2 साल हो गया है। वो सानप सीओ ने सानप को फोन करके बोला की आपण हेअरिंग घेतली होती नार्वेकरांची, त्यांनी 30 सप्टेंबरला पैसे द्यायचे कबूल केले, पण त्यांनी अजूनपर्यंत दिले। सानप कोण आहे? सानप आर्य है, रेसिडेंट इंजीनियर है म्हाडा उनके। हाँ, और ये सानप के हाथ में ही सबके साथी है, क्योंकि वो बोलने में होशियार है। उन्होंने मेरे को खुद बोला है सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी जो है वहाँ पर नजर आता है, सानप नजर आता है। जी जी, जो बिल्डर के लिए सुनो ना, उन्होंने मेरे को क्या बोला, तू हायकोर्टात जरी गेलास ना तरी हायकोर्टाचे कायदे आम्ही कळून भी आलोय। ये मराठी फ्रेज है ये कि वाला हम सबको जानते हैं, हमको सब आता है, तो किधर भी जा कुछ नहीं होने वाला है। और ये सानप को सीओ ने कल परसों फोन करके बोला, अरे त्यांनी 30 सप्टेंबर सांगितले, अजून पैसे कसे दिले नाही, तर तो त्याला बिल्डरला उद्या बोलवा। ये बात गुरुवार की है, यानी शुक्रवार के दिन बिल्डर को बुलाना था सीओ के हिसाब से। तो मैंने सीओ को पूछा कि साहब आता मी काय करूँ, उद्या येऊ का? तो बोले नहीं, तुम्ही सानप ना बेटा। मैं सानप की कैबिन, सीओ की कैबिन के सामने ही है। मैंने 15 सेकंड में उधर गया तो उसने मेरे को जवाब दिया, अरे बिल्डर गावी गेला है। कानून कायदे का कोई डर नहीं है, कुछ नहीं, कुछ कानून कायदा जो है इनके जेब में है। और एक सानप की एक बात भी आपको मैं बताता हूँ, सानप पिछले 4-5 साल से उधर है। अच्छा, मैंने उनको बोला आपको नहीं होता है तो छोड़ दो ना, ये लोग सानप और वटकर। हालांकि गवर्नमेंट रूल है कि कोई पब्लिक सर्वेंट एक जगह पे 3 साल से ज्यादा रह नहीं सकता। जी बिल्कुल, लेकिन किसी का भी ट्रांसफर नहीं होता, और ट्रांसफर का ऑर्डर आए तो भी अमल बचावनी नहीं होता। उनके हाथ लंबे होंगे ना, मिनिस्टर जो है, मंत्री जो है, इनके सर पर हाथ रखे होंगे। वटकर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वटकर की 2023 में ऑर्डर आ चुकी है बदली की, तो मैंने देखी हुई है, लेकिन वटकर भी वही जगह पे। ये सानप पिछले 4-5 सालों से उधर है। अब मैं जब पूछता हूँ तो अरे हमारा खूप काम है, मैं बोला साहब तुम्हाला काम है तो सोडून जा ना खुर्ची। तो एकनाथ शिंदे साहब से, फडणवीस साहब से पूछे नहीं सब क्या हो रहा है ये? धरना दे दीजिए, उनके ऑफिस के बाहर धरना दे दीजिए। और क्या है, तो बोले नहीं काम होता तो आगे जाके उधर भी नहीं काम होता है तो म्हाडा को लॉक कर दो, ताला लगा दो। जी सही बात है ना। मेरा नाम सत्या शेट्टी है, मैं चम्बूर गुलाब सोसाइटी का मेंबर हूँ, शेल्फ कॉलोनी के। मेरा बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में गया था 4 साल पहला, तो रीडेवलपमेंट में मैं खिलाफ नहीं थी, मैं रीडेवलपमेंट का एग्री था। लेकिन ये सोसाइटी ने जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट में जो लिखता है उसका फॉलोअप नहीं करता है। जो बैंक, मैंने उनको इतना ही पूछा, मुझे बैंक गारंटी तुम लोग ने लिखा है वो बैंक गारंटी ले लो, और सोसाइटी को मैंने इतना ही बोला इंडिविजुअल एग्रीमेंट चाहिए। और मैं गांव में रहती थी, मुझे 3 साल मुझे पोस्ट डेट चेक चाहिए। ये मैंने म्हाडा से भी रिक्वेस्ट किया, मेरा सोसाइटी भी रिक्वेस्ट किया, लेकिन किसी ने मुझे नहीं दिया। लेकिन मुझे 95 का एक नोटिस से खाली करवाया म्हाडा ने। फिर मैंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया, हाई कोर्ट में मैंने एडवोकेट को पकड़ा, मेरा एडवोकेट भी वो लोग बिल्डर का फेवर में गया, मेरा केस विड्रॉ किया। फिर उधर वो बिल्डर बोला सबको देगा, मैं मुझको भी देगा बोल के बोला। फिर वो बिल्डर ने मेरा बात, उसका वो जो बात बोला हाई कोर्ट में, ऑर्डर के मुताबिक वो बात माना नहीं है। 2020 में मेरा 12 महीने का ही मेरे को रेंट दिया, पोस्ट डेट रेंट नहीं दिया था।
फिर मुझे 2020 का 4 महीने का मेरा रेंट बाकी था, उसका बीच में जो 14 लाख कॉर्पस फंड देने का था, उसका जो इंस्टॉलमेंट था वो उसने दिया नहीं बोल के मैं 2019 में मैंने कॉर्पस फंड का इंस्टॉलमेंट के लिए कंज्यूमर कोर्ट गई, लेकिन डेवलपर ने मेरे को 2020 का भाड़ा देने के लिए मुझे बोला कंज्यूमर कोर्ट का केस विड्रॉ करो, बाद में तुमको भाड़ा देगा। मैं तो लिया नहीं है वो, तो फिर मेरे केस तो आपने इसीलिए किया ना कि भाड़ा मिला आपको? भाड़ा तो मिला, कॉर्पस फंड का पैसा तो अभी भी नहीं मिला। फिर उसका बाद उसने उसको 2022 में उसको बिल्डिंग पोजीशन में देने का था, वो दिया नहीं है। 2023 में सोसाइटी के लोग ने फिट आउट में शिफ्ट किया, तो चाबी लेने के लिए मुझे बुलाया, मेरा चाबी उसने दिया नहीं है। उधर भी मेरे को यही कंडीशन था, तुम्हारा कंज्यूमर का केस विड्रॉ करो, मुझे तुमको चाबी दे देगा। सर उसका ये था, सोसाइटी के लोग डेवलपर मिलके मेरा फ्लैट हड़प करने का था। फिर मैं गांव चले गई, मेरा हस्बैंड का डेथ हुआ, फिर मैं 4 महीने का बाद आई, मैंने सोसाइटी को चाबी हैंड ओवर किया था। मुझे बिल्डर से मेरा लेना देना नहीं था, लेकिन मेरा सोसाइटी के लोगों ने मुझे मेरा खिलाफ बिल्डर का साथ मिलके मुझे अन्याय किया। तो फिर मैंने अभी 2000 उसके बाद मैंने आके नोटिस भेजा, तो मुझे मालूम नहीं था वो फिट आउट में शिफ्ट किया बोल के। तो फिर मेरे को राव सर का ग्रुप मिला, सर उसने मेरे को बहुत गाइडेंस दिया, नोटिस भेजा, वो नोटिस के हिसाब से उसने चाबी देने के लिए बुलाया, तभी उसने फिट आउट में शिफ्ट कराया है। तो मेरा सर ने बोला फिट आउट में हम शिफ्ट नहीं करेंगे, तो उधर हम लोग एग्री नहीं हो गया। फिर वापस आया तो हम लोग पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट किया, उसने धमकी दे के मेरे को लेटर दिया कंज्यूमर का केस विड्रॉ करो। हमने उधर कंप्लेंट किया तो उधर भी सीनियर भी सुना नहीं है, हमको सिविल मैटर बोल के लिख के दिया। फिर हम लोग ने फिर जनवरी में लोकशाही आया, लोकशाही में मैं माड़ा में गई, क्योंकि मेरा 95 का कार्रवाई मेरे को किया था, मेरा चाबी मुझे निकाल के दे दो। फरवरी में मेरे को 13 तारीख को मेरा इयरिंग था, तो मैंने इयरिंग में मैं राव सर का परमिशन लिया था, राव सर को लेके गए। फिर उधर इयरिंग में वो लोग को बोला प्रकाश सनाप सर ने बोला, तो मार्च 12 को 2023 को सबको चाबी दिया। मैडम ने चाबी लिया नहीं, तो पीवीपी ने पूछा क्यों नहीं लिया, राव सर ने बोला फिट आउट में शिफ्ट किया। तो बाकी सब लोग ने क्यों किया, वो लोग ने बाकी सब लोग ने शिफ्ट किया, हमको शिफ्ट नहीं करने का था। तो फिर प्रकाश सनाप सर ने बोला नवंबर में वो पार्ट वसीलाया है, तो वीपी ने बोला सनाप ने बोला पार्ट उसका 9th फ्लोर का अंदर मैडम का फ्लैट आ रहा है, तो वीपी ने बोला नवंबर तक का भाड़ा और चाबी दे दो। अच्छा, तो आप क्या चाहते हो? अभी आप क्या चाहते हो? हम लोग एग्री हो गया, तो उधर सीओ बोरीकर ने बोला कंज्यूमर का कोर्ट केस विड्रॉ करेगा क्या। हम लोग मेरा सर ने बोला ये कंडीशन इसमें है क्या, तो वीपी ने बोला नहीं है। सोसाइटी का जो चेयरमैन है क्या, वो चोरमैन है कि चेयरमैन है, क्या है वो? कौन है वो चेयरमैन भी वो एडवोकेट ही है। अच्छा, क्या नाम है उसका KR चौबे। अच्छा, और जो इसका चौबे जो बिल्डर से मिला हुआ है, हाँ वो पूरा मैनेजिंग कमेटी बिल्डर से मिला हुआ है। अच्छा। वो बिल्डर कैसा बोलता वैसा करता है, मेंबर लोग का सुनता ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरा फ्लैट तो मिला, अभी मेरा फ्लैट मिलने के बाद मुझे अभी कॉर्पस फंड मिलने का है, और मेरा जून तक का भाड़ा मिलने का है। फिर मेरा नेम प्लेट में नाम नहीं डाला, मेरा शेयर सर्टिफिकेट दिया नहीं है, मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं, अभी 3.5 महीना हो गया मेरा फ्लैट मिलके। चलिए चौबे जी जो है हमारी बहन जो है, इनको इंसाफ दीजिए, इनको इनका अधिकार दीजिए। आप जो है कानून के रखवाले हैं, कानून की रखवाली कीजिए, उसको बेचने का काम ना करें आप। मेरा नाम बसंत सेना श्रीनिवासन है। क्या मामला है पूरा, क्या मैं एक आर्टिस्ट हूँ और सोशल वर्कर हूँ 1995 से जी। मैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में यानी मंत्रालय में भी बहुत प्रोजेक्ट किया है, BMC में भी की है, और पुलिस को भी के साथ भी मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट किया है। अभी मेरा कहना है, मेरा मांग है, जो कुछ केसेस आप क्लियर करते हैं नहीं क्लोज करते हैं, केस जो क्लोज करते हैं ऑफिसर्स, 1 महीना या 2 महीने के अंदर उसका ऑर्डर आना चाहिए। सालों साल 10 साल 8 साल 2 साल रहता है, ये नहीं चलेगा। महीना या 2 महीने में दे देना। जो केस है, केस क्लोज हो गया तो उसका ऑर्डर देने में क्या प्रॉब्लम है, 1 साल क्यों जाना। सुप्रीम कोर्ट तो बोलता है 3 महीना, हाई कोर्ट ऑफ केरला बोलता है 1 महीना, हम बोलते हैं 2 महीना भी ले लो, कोई बात नहीं है, मगर दे देना। 1 साल 2 साल नहीं चलाना। अदालत के आदेशों पर जो है ना पालन नहीं हो रहा, इसकी वजह क्या नजर आती है आपको?
रीजन क्या है? ये रीजन क्या है उनका ही कुछ भी होएगा, पर्सनल रीजन होएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो सेज 3 महीना में देना है, केरला हाई कोर्ट बोलता है 1 मैडम महीना। पर्सनल रीजन क्या है वो तो जानना चाह रहा हूँ, आपको क्या लगता है? आई डोंट वांट टू से इट कैन बी एनी रीजन, मे बी दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग एंड दे डोंट गिव समथिंग लाइक दैट, और दैट इज व्हाई ये तो डिले क्यों करता है। ये तो मैं बोलती हूँ ये केस जो है ओपन एंड शट केस है, 2 ही हियरिंग हुआ, 2 सेकंड हियरिंग में क्लोज हो गया, इसमें क्या मामला होने वाला है तो वो उसमें से समझ लेता है ना सब लोग क्या है ना, आपस में उनको मिलना जो मिलना है वो मिला नहीं तो हो जाता है इसी। दूसरी बात है ऑल कोऑपरेटिव सोसाइटीज शुड गिव द पेपर डॉक्यूमेंट टू ऑल मेंबर्स, सब मेंबर्स एक ही तरफ है ना, एवरी मेंबर इज सेम। ऐसे नहीं कि आई एम अ मैनेजिंग कमेटी सो आई विल नॉट गिव एनी पेपर, मैं मैनेजिंग कमेटी ओनर नहीं होता है, ओनली क्या होता है मैनेजिंग कमेटी होता है, तो दे हैव टू गिव पेपर्स टू एवरीबॉडी, यही होता है। एक पेपर मिलने के लिए मैं खुद बोलती हूँ, एक पेपर मिलने के लिए मुझे मुंबई पुलिस हेल्प करता है। अच्छा। मुंबई पुलिस मुझे बहुत हेल्प किया है, बहुत हेल्प किया है। हर एक पेपर हर एक डॉक्यूमेंट मुझे मुंबई पुलिस से मांग के लेना पड़ता है, मगर वो लोग हमको हेल्प करता है, मगर सब लोग ऐसे नहीं कर सकता है ना, तो ये जरूरत है कि एवरी सोसाइटी शुड गिव टू देयर मेंबर्स ऑल द पेपर्स, लाइक अ कॉमन, एवरीबॉडी इज कॉमन ना, मेंबर्स कॉमन है, सब लोग पैसा दे के लिया है, तो व्हाई शुड यू होल्ड अप समथिंग, है ना, ये मेरा मांग है। जैसे कि मैडम ने बताया कि मुंबई पुलिस उनको हेल्प करती है, तो बिल्कुल सही बात है कि किसी भी डिपार्टमेंट में सारे जो है भ्रष्टाचारी नहीं होते, अच्छे लोग भी होते हैं, इंसाफ पसंद लोग भी होते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, जो इंसाफ का काम करते हैं, वैसे अच्छे पुलिस वाले भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों हमारे साथ मौजूद है अजय गुप्ता जी, जो कलेक्टर थे, उनके पीछे भी हमारे साथ हैं। अजय गुप्ता जी क्या बताना चाहिए पूरा मामला क्या है? मैं 23 वार्ड अंधेरी ईस्ट से हूँ सर, महापालिका लघु वेतन कर्मचारी एकात्मता नगर सोसाइटी है, जहाँ मैं करीबन 18 वर्षों से रह रहा हूँ, और मेरे को नाम वहाँ पे अभी तक शेयर सर्टिफिकेट दिया गया है, नाम पे ट्रांसफर नहीं किया है, नहीं मुझे 18 साल से कोई मेंटेनेंस बिल दिया गया, बल्कि मुझके ऊपर डिप्टी रजिस्ट्रार से मिलकर 23 वार्ड में जिस समय मिस्टर संजय रावत जी थे, जो आज जिला उप निबंधक बन के पुणे में बैठे हुए हैं, उन्होंने बिना किसी पेपर के, बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के मेरे ऊपर रिकवरी लगाई, ऑर्डर पास किया, 22/2 पास किया, इलीगली मेरे ऊपर जो है वो की गई है। उसके बाद में संभाजी निगम आएंगे, संभाजी निगम का ड्यूटी था कि उस चीज को मेरे नाम पे करवाते देना, ये डिडक्ट दैट मैंने रिविजन एप्लीकेशन फाइल की थी DDR 3 के अंदर, वहां से वो वापस इधर आई बिना किसी पेपर के, सोसाइटी के बिना किसी रिकवरी की कोई बिल के, मेंटेनेंस बिल नहीं था, नहीं उनके पास शो कॉस्ट नोटिस थी, नहीं उनके पास कोई किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट थी, और मेरे ऊपर रिकवरी चालू की। बायलॉज रूल्स के हिसाब से 3 हियरिंग के बाद में आप अगर कोई नहीं आता है तो आपका इमीडिएटली एक्स पार्टी शो करके मैटर खत्म हो जाता है। वी हैव रिटन द लेटर, यहाँ तक कि KVG राव साहब ने मुझको लेटर दिया था, रेशमा जी ने मुझको लेटर लिखा के दिया था, उन्होंने मेरा नाम पे नहीं किया। 8 हियरिंग करीबन गई, इसके बाद 12 हियरिंग हुई, 1 हियरिंग में सोसाइटी आई पर उन्होंने कोई भी पेपर नहीं दिए, नहीं उन्होंने मुझसे कुछ डॉक्यूमेंट दिए ना कुछ दिए। उसके बाद में रिजाइन फ्रॉम देयर एंड देन कम डोंगरे साहब ने ऑर्डर पास किया, मैंने उनको बताया, पर ही इज आल्सो नॉट, मगर ये भी बोल सकता हूँ कि सोसाइटी या वो चाहती नहीं है, उन्होंने मेरे ऊपर इलीगल लगाया कुछ 8 लाख रुपया, उससे कोई बिल ही नहीं दिया है, तो आप मेरे ऊपर किस हिसाब से रिकवरी लगा रहे हो? सबसे बड़ी चीज है आप मुझको बिल दो, उसके एड्रेस पे मैं आपको पेमेंट नहीं दूंगा तो मेरी गलती है। आप मेरा फ्लैट नाम पे नहीं करोगे तो आप क्या हिसाब से चाहोगे कि मेरे ऊपर रिकवरी लगा? ये फ्लैट भी नाम पर नहीं हुआ और रिकवरी भी चल रही है, रिकवरी लगा रहे हैं एक्स ओनर पे, जो 18 साल पहले मुझको बेच के जा चुकी है, उसके ऊपर लगाया, उसके ऊपर है, पर कोई बिल नहीं है। तो आपने ट्रांसफर नहीं करवाया था? ट्रांसफर कराने के लिए मैंने दिया 22/2 का, मैंने 2 साल पहले 25,000 रुपया ट्रांसफर फी भी दे दी। उसके बाद भी सोसाइटी नहीं कर रही है, रसीद नहीं दे रहे हैं, ना मेरे को मेंटेनेंस के बिल दे रहे हैं, ना मेंटेनेंस की रिसीट दे रहे हैं, पेमेंट मिल गया उसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। 18 साल से मैं उनको कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा हूँ, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, नहीं उन लोगों ने मेरे किसी पेपर का दिया, डिप्टी रजिस्ट्रार के ऑर्डर का जवाब नहीं दिया, और ना आज दे रहे हैं। आज मेरी ड्यूज अप टू डेट 20 मंथ तक की मैंने क्लियर कर दी है, 18 साल की ट्रांसफर भी 2 साल पहले दे दी है, और अब भी ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। अब मेरी सोसाइटी रीडेवलपमेंट में जा चुकी है, तकरीबन 340 में से
335 लोग खाली हो चुके हैं और 339 लोगों से उन्होंने PAAA लिए और सब कुछ साइन कराया, और मुझसे ना तो DA साइन कराया, ना कंसिप साइन कराया, ना PAAA साइन कराया, बल्कि मैं मीटिंग अटेंड करने गया SGM की, तो सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी के द्वारा मुझको और मेरी बीवी को वहां से धक्का देके निकाला गया। दे आर नॉट सपोज टू अटेंड द मीटिंग। उन्होंने आज तक मुझको कभी भी ना तो IOD दी, ना CC दी, ना उन्होंने मुझको कभी कोई प्लान दिया, ना ही उन्होंने मुझको कभी कोई भी लेआउट दिया। राव साहब को काम कर रहे हैं, तो आपने कुछ अदालत में जाने की बात कही है या अदालत के लिए अभी उन्होंने केस किया हुआ है, शायद उसका ऑर्डर हमको अभी 11 अक्टूबर में आ जाएगा, तो वी आर वेटिंग फॉर दैट ओनली। चलिए, हमें उम्मीद है कि इसका ऑर्डर सो आई विल बी एक्सपेक्टिंग दैट, और आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि इसको सोसाइटी के चेयरमैन का नाम, और सोसाइटी के चेयरमैन का नाम है नहीं, इनका होगा सुनील सावंत, और उनकी सेक्रेटरी है धनश्री वैदक। देयर इज अ मेन कल्प्रिट हु वाज डूइंग दिस, धनश्री वैदक सेक्रेटरी। कहां पर ये एकात्मता नगर, जेबी नगर अंधेरी ईस्ट, महापालिका लघु वेतन कर्मचारी सहकारी संस्था लिमिटेड। आज मैं वहाँ पे अकेला रह रहा हूँ सर, रात को सब लाइट बंद हो जाती है, मेरे को डर लगता है, मेरी वाइफ अकेली रहती है, मैं दिन में काम पे जाता हूँ। साथ में है, और एक जो हाउस वाइफ जो होती है उसके ऊपर कितना गुजरती, क्या तकलीफें आती है, कितना दहशत का माहौल होता है, आप पे क्या गुजर रही है, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। करते क्या है ना सर, रात को ना इन लोगों को भेजते हैं, रात को 2-2 बजे लड़कियां ऊपर जाती है। कल तो क्या हुआ, एक लड़की और एक लड़का आया, उसने मेरा डोर ऐसे छेड़ा, डोर छेड़ने के बाद में मुझे मालूम नहीं, मैं घर में ही हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं रहते, तो मैं लॉक करके अंदर बैठ जाती हूँ चुपचाप। हमने कैमरा लगाया, इसलिए कैमरे में उन लोगों की फोटो आई है। आज मैंने पुलिस कंप्लेन की है कि भाई रात को 2 बजे 2 लड़की का ऊपर जाने का मतलब क्या है, क्यों गए टेरिस पे, मतलब 4th फ्लोर पे मेरा फ्लैट है, किसकी परमिशन से, परमिशन होनी चाहिए ना आपके पास में। पूरी सोसाइटी खाली है, खाली मैं अकेली रह रही हूँ, आज कुछ भी हो सकता है मेरे साथ में। अगर आपके साथ में कोई हो गया, उसकी अगर ऐसा हो तो उसका जिम्मेदार कौन? सोसाइटी का चेयरमैन, सेक्रेटरी। चेयरमैन तो है सर, पर जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। कल वॉचमैन को भी बताया कि इस प्रकार इंसिडेंट हुआ है, इफ सपोज समथिंग विल बी, सम अदर ट्रेजेडी विल बी हैपन। आजकल देखिए सर, आत्महत्या भी करते, कुछ भी करते हैं। कल अगर आप कपड़े के साथ छत पे जाते हैं, जब बिल्डिंग में सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं रहता है, तो किससे मिलने जा रहे हैं आप, क्या करने जा रहे हैं? मिलने जा रहे हैं, लेकिन कोई भी वारदात हो सकती है किसी के साथ में भी, किसी के साथ भी हो सकती है। हाँ जी, हाँ जी, मर्डर हो सकता है या और कोई मामला हो सकता है, जिसका जिम्मेदार कौन? अब ये अकेली रहती है, इनको 24 घंटे डर रहता है। जिम्मेदार तो सोसाइटी सर, सोसाइटी होगी, चेयरमैन होगा, यस, वॉचमैन होगा, सेक्रेटरी होगी। अगर आपने पुलिस को शिकायत की है, आपकी शिकायत का संज्ञान नहीं लिया जाता है, तो पुलिस भी जिम्मेदार है। पुलिस भी जिम्मेदार है फिर, पुलिस कोई काम नहीं करती है, पुलिस को कितने भी फोन करो पुलिस नहीं आती है, क्योंकि हमारे जो नेबर थे वो टोटल गलत थे, अभी वो खाली करके जा चुके, हमने कितना उनका कंप्लेन किया, कोई कुछ भी नहीं करती है पुलिस। मेनली क्या है कि मैंने 3 कंप्लेन की थी FIR के लिए, they have not accepted, they are saying directly there is a civil court, please go to there, I don't know anything। 3 बार मेरी कैंसिल की है, उसके बाद में मैंने IPC सिविल कोड है, लेकिन इस तरह की जो इलीगल एक्टिविटी हो रही है बिल्डिंग के अंदर, उसका क्या होगा? उसका भी हमने किया है, अभी तक आज जाऊंगा उनके पास वापस, चाहिए उनसे, आपको क्या जवाब मिलता है फिर हम देखेंगे। कुछ तो सर लीगल होना चाहिए ना, कुछ भी लीगल नहीं है, टोटल इनलीगल है, ये तो सब चेयरमैन ही भरा हुआ ना, सब समझ में आता है। अकेली मतलब मैं दिन में जाता हूँ तो शी इज डिसाइडिंग अकेली, और रात को भी कहीं अगर ये अकेली रह जाए तो मुझको और धन्यवाद। थैंक यू सर। मेरा नाम स्वाति कामत है, मैं और मेरे हस्बैंड ज्येष्ठ नागरिक है, मेरे हस्बैंड की उम्र 74 साल है, मैं 1 साल पूरा बीमार थे, बहुत सीरियस थे कंडीशन में, उस समय हमारे ऊपर झूठा रिकवरी का केस डाला सोसाइटी ने, और 2 हियरिंग लेके हमने रजिस्ट्रार को लेटर दिया था, पूरा हॉस्पिटल का रिपोर्ट दिया था, फिर भी 2 हियरिंग में उन्होंने फाइल बंद कर दी और झूठा रिकवरी ऑर्डर डाला। उसके बाद फेडरेशन से रिकवरी का जो आदमी आया, उन्होंने जबरदस्ती, हमने 50% पैसा भर के डीजीआर के पास हमने अपील डाला है, उसके बावजूद भी फेडरेशन से आदमी आके हमको जबरदस्ती पैसा वसूलना चाहा, हमारे घर पे नोटिस चिपका के गए कि आपका ये घर लीलाव में निकालेंगे करके। कौन लोग हैं? सोसाइटी का नाम क्या है? सोसाइटी का नाम शिवशंकर गुप्ता कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी डोंबिवली।
फेडरेशन थाना हाउसिंग फेडरेशन, उनके आदमी रिकवरी के लिए आते हैं। अच्छा। और 50% अगर भर के हमने अपील डाला है तो उन्होंने रिकवरी का हमने उनको सूचित भी किया था, फिर भी वो रिकवरी के आगे मेरे हस्बैंड बीमार थे तो भी हम दोनों दो ही रहते हैं घर में, फिर भी हमारे घर में हमके ऊपर जबरदस्ती करके आपका घर लीलाव में निकाल लेंगे ऐसे बोले थे। और जबरदस्ती नोटिस लिखा के गए थे, उसका रिकॉर्डिंग भी करके मैंने फेडरेशन को भी डाला है, DJR को भी डाला है। ये कितने वर्षों से मामले चल रहे हैं? ये अभी गए साल में उन्होंने झूठा कंप्लेंट डाला, उसके बाद मेरे हस्बैंड बहुत सीरियस हो गए, मतलब जिंदा रहेंगे कि नहीं, ऐसे थे। उनको ब्रेन में क्लॉट हो गया, पैरालिसिस हो गया, पूरा हो गया। तो पूरा रिपोर्ट हमने डिप्टी रजिस्ट्रार को दिया था और हियरिंग थोड़ा 3 महीने के बाद ले लो, उनका तबियत ठीक होने के बाद। फिर भी उन्होंने 14 दिन के बाद तुरंत हियरिंग लिया, कौन सा भी पेपर हमको नहीं दिया। रूल 5 की तरफ से पेपर देना चाहिए और नहीं दिया। सोसाइटी के चेयरमैन का नाम क्या है? भिवा शिवा शिंदे करके सोसाइटी का चेयरमैन का नाम है। और उसके पहले उन्होंने 2021 में मैंने सोसाइटी से पेपर मंगवाया, इसलिए मेरे ऊपर झूठा एट्रोसिटी केस डाला शिंदे ने, क्योंकि हमारी सोसाइटी का कौन सा भी कारोबार पारदर्शक नहीं है, ना जनरल बॉडी में कुछ भी खर्चे का पास होता है, ना कुछ भी काम करेंगे जिसका प्रॉपर एग्रीमेंट हिसाब किताब पूछेंगे तो तुरंत हमको इतना डर गए। उसके बाद हम उनके पास जाते ही नहीं है, क्योंकि हमको हर टाइम ये डर रहता है कि वो हमारे ऊपर एट्रोसिटी डालेंगे। और एट्रोसिटी डालने के बाद जेंट्स पुलिस मुझे लेने के लिए आए घर में मेरे, तो उसके ऊपर मेरे हस्बैंड तो बीमार थे, मैं बोली मैं थोड़ा देर के बाद आऊंगी पुलिस स्टेशन में, मैं खुद आऊंगी। उसके बाद मैं खुद पुलिस स्टेशन में गई, वो टाइम मैं 2 लेटर लेके गई, क्यों मुझे बुलाने के लिए आपने जेंट्स पुलिस क्यों भिजवाया, जबकि कानून के मुताबिक महिला पुलिस आना चाहिए। और दूसरा ये बोले कि हमको बुलाए तो हमको जिसने कंप्लेंट किया उसका कॉपी मिलना चाहिए, वो कॉपी भी नहीं दिया। तो पुलिस स्टेशन में गया तो बोले आपने क्या जातिवाचक गाली दी है, क्या आपने क्या झगड़ा किया है? मैं बोले ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मैंने जो बात मैं लेटर देने को गई तो उन्होंने ऐसा किया है। तो वो बोले जाओ हम कुछ नहीं करेंगे। फिर भी वो बोले कि उन्होंने लिखित में कंप्लेंट किया, तो मुझे तो डर था, लिखित में कंप्लेंट किया तो मैंने थाने डिस्ट्रिक्ट पुलिस को, गृह मंत्रालय, चीफ ऑफ मिनिस्टर महाराष्ट्र, सब महिला आयोग, राष्ट्रीय मानव आयोग, सबको ईमेल किया मैं। और ईमेल में पूरा बात कौन से पुलिस ने फोन किया, कौन से पुलिस ने मुझे ऊपर जबरदस्ती की, वो पूरा बताया मैं, उसमें डाला था। तो उसके बाद महिला आयोग ने डुम्बिली पुलिस स्टेशन को उसका रिपोर्ट मांगा। उसके बाद मुझे वापस पुलिस स्टेशन में बुलवाया गया, मुझे 3 घंटा बैठ के मुझे हैरेसमेंट किया गया। और मुझे मेरे ऊपर पुलिस ये बोलती रही कि आप कंप्लेंट वापस ले लो, जो मेल किया है वापस ले लो। मैं बोली मैं फांसी जाने के लिए तैयार हूँ, अगर मैं गलत है तो मैं वापस नहीं लूंगी। तो मुझे बार बार ये बताया गया कि आपको हर रोज मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा करेंगे हम। एक तरह से आपको हरेसमेंट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो पुलिस स्टेशन है स्थानीय, एक महिला हमारी जो सीनियर सिटीजन है, हमारी माँ बहन जैसी है, उनके साथ में इस तरह का अत्याचार हो रहा है। और एट्रोसिटी जो कानून है, कायदा है, ठीक है, ये बात कानून कायदे का विरोध नहीं करते, लेकिन इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, ये भी नहीं होना चाहिए। और जब ये गलत ये रिकवरी का ऑर्डर निकाला तो मैंने रजिस्ट्रार का कंप्लेंट गृह मंत्रालय, भारतीय गृह मंत्रालय से लेकर सब जगह की, तो DDR ने किसी ने उसका संज्ञान नहीं लिया। कमिश्नर को भी की, कोऑपरेटिव मुख्यमंत्री को की, और DDR ने एक ये निकाला
उसने जिसका कंप्लेंट किया, हाँ जिसका कंप्लेंट किया उसको ही लेटर दिया कि आप खुद का इंक्वायरी करके रिपोर्ट भेजो कर, थाना DDR में भेजा ऐसा। और जो हमारा रिकवरी का जो बोल रहे हैं उसका हमने हर टाइम मतलब आइडिया डाल के भी पेपर मांगा है कि हमारा क्या रिकवरी के लिए क्या हमारा डिस्प्यूट है। कभी कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि हमने अभी हमने हर टाइम प्रॉपर टाइम में हमने मेंटेनेंस का चेक भरा है, उसका पूरा बैंक डिटेल हमने अभी अपील के यहाँ सबमिट की है। हाँ डोंबिवली का DDR, डोंबिवली का डेप्यूटी रजिस्ट्रार भी मैनिपुलेट है। हाँ मैं कंप्लेंट किया तो उसका हमने कंप्लेंट किया तो उसके ऊपर ऑर्डर नहीं निकालता। मेरा 2017 में सुनाई हुई, 2019 में सुनवाई हुई, अभी तक ऑर्डर नहीं। और उसने पहले भी ऑर्डर निकाला है, सिर्फ ऑर्डर निकालना बस, कार्रवाई कुछ नहीं करता। मेन ये जो सरकारी अधिकारी है उनके ऊपर कुछ जबरदस्त जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनको आप किससे करी? सरकार से कर रही है। और जो सब कहते हैं रजिस्ट्रार सरकारी पोस्ट पे, उन्होंने उनका पूरा ब्यौरा, उनका जो प्रॉपर्टी का ब्यौरा भी सरकार को देना चाहिए। ये मेरी मांग है। मेरा नाम है बालकृष्ण गोविंद पेवेकर। बालकृष्ण जी, आपकी क्या शिकायत है और किससे शिकायत? हाँ मेरा मतलब ये है कि मेरी सोसाइटी है ना, सोसाइटी ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई की है। अच्छा। और रीडेवलपमेंट प्रोसेस चालू है, तो मैटर इज गॉन टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में मैटर जाने के बाद में है ना, हम लोग को जज कुलाबा वाला ने बोला कि आप है ना बिफोर 31 ऑफ दिसंबर में 2022 में वेकेंट करो। हमने 27 दिसंबर को फ्लैट वेकेंट करके दे दिया। उसके बाद में क्या हुआ? हाँ ये होने के बाद में उसने ऑर्डर पास किया, जज ने ऑर्डर पास किया कि ये जो उन्होंने 31 दिसंबर के पहले ये देखो वेकेंट करके दे दिया 31 दिसंबर 2022। ये याद दिया हुआ है कि मैं 31 कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। हाँ हाई कोर्ट ऑर्डर गुलाबा वाला जज। हाँ तो ये ऑर्डर होने के बाद में उन्होंने मेंशन किया कि उन्होंने अगर 31 दिसंबर बिफोर 31 दिसंबर ऑफ 22 अगर पोजीशन दे देते हैं बिल्डर को, तो उनको विथ इन अ वीक में फुल एंड फाइनल जो सबको पेमेंट किया है एज पर ट्रिपल ए एग्रीमेंट के हिसाब पेमेंट करने का। बट टिल द डेट बिल्डर ने कुछ पेमेंट दिया नहीं है हमको, और हमारा कोई रिस्पॉन्स। दूसरी एक चीज क्या है मालूम है सर, जो 2010 में एग्रीमेंट बनी थी रिलायंस डेवलपर के साथ में, और बाद में उनको 2 टाइम सोसाइटी को ऑफर लेटर दिया, एक दिया 2009 में और दूसरा दिया 2018 में। उसमें कंडीशन डाला विद इन 6 मंथ अगर तुम लोग पेमेंट नहीं करेंगे दिस एग्रीमेंट विल बी कैंसल। और बाद में उसने 2021 तक कुछ भी डिमोल काम किया नहीं, बिल्डर ने कुछ भी नहीं किया। 2022 में काम करने को कौन आएंगे? मार्स लाइफ स्पेस सोसाइटी। और सर दूसरी बात, जिसने 2010 में सिग्नेचर किया था एग्रीमेंट के ऊपर, वो सेक्रेटरी मेंबर ही नहीं था। एक और वो सेक्रेटरी की मिसेज ट्रेजरर थी। ये दोनों ने क्या किया मालूम है क्या सर? सोसाइटी का स्टेशनरी का इंक्लूडिंग राउंड स्टैम्प लेके बिल्डर का ऑफिस में गए और वहां पे महाराष्ट्र फाइल में A4 साइज का पेपर, लीगल पेपर पे जेरॉक्स बना के सिग्नेचर किया। जो मेंबर 2010 में जिसने सिग्नेचर नहीं किया वो 2 आदमी ने सिग्नेचर किया, और वो फाइल आके इधर इतना बड़ा फ्रॉड। हाँ इतना बड़ा फ्रॉड, हाई कोर्ट के ऑर्डर ने मेंटेन फ्रॉड न सब इलीगल चल रहे हैं सर। और हम लोग को पेमेंट नहीं दे रही है, हम लोग रास्ते पे आ गए। मेरे को मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रहे हैं, मेरी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है सर। मारा वाले क्या अदालत में, पुलिस पे किसी ने शिकायत किया? मारा कुछ नहीं करती है, कुछ एक्शन लेती ही नहीं है। उनका प्रोसेस चालू है बिल्डर का, बिल्डर पेमेंट ना रहा। इतना जज अगर हाई कोर्ट ऑर्डर देके नहीं मानते तो हम इन जनरल का मामले है कि हर तरह जिस तरह और मामले में म्हाडा जो है बिल्डरों का सपोर्ट करती है, यस मामले में भी वही प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम है। म्हाडा के वजह से सोसाइटी अगर डिस्क्वालीफाई हुआ है
तो प्रोसेस कैसे आगे बढ़नी चाहिए। और दूसरी बात क्या सेक्रेटरी और चेयरमैन था और जिसने एग्रीमेंट पे सिग्नेचर उनने फोर्जरी किया, उनको जेल हो गई सर। अच्छा, जेल होने के बाद में जेल में उसकी मिसेज एक्सपायर हो गई। अभी समझो जो सोसाइटी का टेस्टनरी का अगर मिसयूज होता है देन हु इज रिस्पॉन्सिबल, ऑल कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल, है कि नहीं। सो मेनी टाइम आई विल राइट अ लेटर डेप्यूटी रजिस्ट्रार माड़ा, नोबडी कैन टिल द डेट एक्शन। आज तक कोई एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर। इतना टोटली इलीगल काम चल रहा है। क्या है, क्या मांगे और किससे मांगे और किससे आप सरकार से क्या कहना चाहोगे आप? हाँ, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर इंटरव्यू करके ये मैटर की जांच होनी चाहिए। अगर ये आपकी जिस तरह से जो मामला है आपका है, ऐसे ना जाने बहुत सारे मामले हैं। हाँ, तो सरकार को इस पर जो है खुद सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। नहीं तो सोसाइटी इतना है कि माड़ा ने ये प्रपोजल जो उसने प्रोसेस किया है ये प्रॉपर वे सेक्शन 79 से किया है कि नहीं। और उनका अगर मैटर हाई कोर्ट में चालू है, डिविजनल रजिस्टर ने 2016 से आज तक कुछ भी एक्शन लिया नहीं। डिस्क्वालीफाई कमेटी के ऊपर स्टे लाया है, उनको पेनल्टी हो गई है सर, पर डे 100 रुपीज पेनल्टी हो गई है। वो पेनल्टी का पेमेंट भी वो लोग ने फुल एंड फाइनल नहीं किए है। इतना इलीगली हो के प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, सब ऐसा कैसे चल रहा है। चलिए हम कोशिश करेंगे भाई किसी से आपको न्याय मिले। हाँ, पर हम लोग रीडेवलपमेंट के अगेंस्ट में बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम लोग का कहना एक ही है कि प्रोसेस से करो, कानून के मुताबिक हो रहा है। हाँ, और हम लोग का भी पेमेंट भी नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए। हम लोग क्या करेंगे सर, 2 साल हो गया। सुलोचना दत्तात्रेय पाटिल। अच्छा, सीनियर सिटीजन फ्रॉम कल्याण। ओके, मेरा क्या शिकायत आपकी, किससे शिकायत है? मेरे बेटे से शिकायत है मुझे, और मेरा पति का फैक्ट्री था नासिक MIDC में, और उनका 2002 में एंजियोग्राफी हुआ, 2007 में उनका बाईपास हुआ। तो फैक्ट्री बेच की जमीन लिया उन्होंने कल्याण के पास है, और घर मेरा 1000 स्क्वायर फुट का बड़ा था। तो जमीन 2009 में मेरा बेटा जो है कल्याण CP के अंडर काम करता था, कल्याण CP का राइट हैंड था। तो मतलब वो जो 2 नंबर का पैसा हफ्ता वसूली करते हैं, होटल से और डांस बार से पैसा, मतलब गंदे रास्ते से जो पैसा मिलता है वो सब कलेक्ट करता था। अच्छा, कलेक्शन मनी था वो। कलेक्शन करके किसको देता था वो? दत्तात्रेय कराए CP कल्याण पुलिस कमिश्नर को देता? कल्याण की CP का राइट हैंड था मेरा बेटा। अच्छा, तो उनके उसका राइट हैंड था, तो उसको सब पावर था मेरे बेटे को। और किसी वजह से दिल्ली से CBI केस हुई उसके ऊपर, और जेल हुई 2009 में। तो जेल गया वो 3 महीने आर्थर रोड कारावास में था मुंबई में। उसके बाद सस्पेंड हुआ, तो सस्पेंड होके घर आया तो उसने हमारे जमीन में ध्यान डाला। सस्पेंड होके बाद उसके पास कुछ काम नहीं था, तो जमीन में उसने 7/12 कैसा होता है, क्या होता है, सब उसमें ध्यान डाला। और एक दिन मुझे आके बोला कि तुम्हारा नाम 7/12 के उतार से कम कर दिया। अच्छा, मेरा। अच्छा, तो मैंने बोला कि ठीक है, एक ही बेटा है, एक ही बेटी है। और उसका गुस्सा कहाँ था, मेरी बेटी की शादी लव मैरिज से हमने अरेंज मैरिज कर दी थी। उसका गुस्सा था उसका हमारे दोनों के ऊपर। आपका 7/12 से आपकी जो जमीन थी, आपका नाम निकाल कर बेटा ने अपना नाम डलवा दिया। तो आपसे कुछ लिखित द्वारा कुछ नहीं, मेरा कहीं सही नहीं। तो जिन लोगों ने डाला, जिन लोगों अधिकारियों ने डाला, क्या आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं था? तो जिन लोगों ने डाला आपने उनसे पूछा भाई इसका नाम कैसे डाला आपने? नहीं, किसी ने कुछ नहीं पूछा। तो आपको जाना चाहिए, उससे शिकायत करना चाहिए। कुछ नहीं पूछा। और फिर उसके बाद 2 घर के ऊपर उसने ध्यान डाला, जमीन ले ली, उसके बाद घर के ऊपर ध्यान डाला। तो वो झगड़ा। जमीन कहाँ पर है? कल्याण बापगांव देवरूम। घर भी कल्याण में है? कल्याण में। दोनों जगह उसने कब्जा किया जी। तो फिर उसने घर के पीछे पड़ गया वो। मेरे मिस्टर थे तब, लेकिन किसी वजह से मेरे मिस्टर एक्सपायर हो गए 2018 में, और 2000 में 5/6/18 को एक्सपायर हुए। और उसने तीसरे महीने में मुझे घर से निकाला, 9वें महीने में उसने मुझे घर से निकाला। उसकी शादी हुई है? उसकी बीवी है? उसकी शादी हो गई, एक बीवी है, एक बच्चा है। फिर आपको लगता नहीं कि इस पूरे बेटे के पीछे, इस पूरे षड्यंत्र में जो साजिश है, बीवी का हाथ है? इसका बीवी का हाथ है,
उसके सास ससुर साला साले की मिसेज सबके हाथ है, और दत्तात्रेय कराड़े का भी हाथ है उसमें। बहुत बड़े गैंग का हाथ है उसके पीछे, मतलब पुलिस भी और रिलेटिव भी मेरे पीछे पड़ी है। अभी आप राव साहब के पास में आई है इसके मामले को लेकर। राव साहब जो यहाँ पर है, राव साहब से आपने शिकायत की? राव साहब सब मालूम है। अभी राव साहब ने कुछ आगे कदम बढ़ाया, कोई एक्शन लिया? नहीं, सब जमीन के पेपर मैंने उनको दिए कि आप जमीन का केस कीजिए, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ कदम नहीं उठाया, लेकिन उनको मेरा केस सब मालूम है। अच्छा, उठाएंगे? और पुलिस, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर तो उसके कांटेक्ट है मेरे बेटे के। नहीं सही है, ठीक है। तो ऐसा है कि कानून कायदा भी कुछ चीज होता है, चाहे वो कमिश्नर हो या मंत्री हो या पीएम हो या सीएम हो, देश का कानून सबसे बड़ा। कानून के मुताबिक यकीनन आपको साथ में न्याय होगा, आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। तो राव साहब जो है आपका पूरा केस मालूम है, लेकिन घर मिनिस्टर जाने के बाद जब उसने मेरे सर पे पिस्तौल लगाया, उसके पास 5 पिस्तौल था, 2 राइफल था विद कारतूस, जो उसमें गोली रहती है, गोली पिस्तौल राइफल कहाँ से आया? उसका लाइसेंस है उसका? पुलिस में था ना वो। अच्छा। और वो बड़ा सीपी के अंडर काम करता था ना, तो सीपी ने उसको सब दिया था। अच्छा। और वो हमारे घर में ही था। लेकिन इतना दुर्भाग्य की बात है कि एक बेटे ने जो है माँ के सर पे जो है रिवॉल्वर लगा दिया, जमीन पे कब्जा कर दिया। इतना दुर्भाग्य की बात है हमारे देश के लिए, और शर्मनाक बात है ये बहुत ज्यादा कि ऐसे बेटे ये किस तरह से कर रहे हैं, ये हमारी समझ से बाहर है। हमारे पास अल्फाज नहीं है इसको बयान करने। फिर उसके बाद मैंने पुलिस कंप्लेंट किया। पहले मेरे मिस्टर के सामने मारा था, तब मेरे मिस्टर ने पुलिस कंप्लेंट नहीं होने दिया। रिलेटिव और कुछ प्रेस्टीज थी हमारी, बेटा भी जैसा हाँ, ना, तो नहीं थे। पर मिस्टर जाने के बाद पुलिस कंप्लेंट किया। उसके बाद मैंने कुछ मेरे में एनर्जी आई, मिस्टर जाने के बाद 6 महीने के बाद थोड़ी में रिकवरी होने के बाद कोर्ट में केस डाला कल्याण एसडीओ में। तो केस चला तो वहाँ भी उसने न्याय नहीं मिलने दिया। पैसे खिला के एसडीओ साहब को मेरा न्याय गलत कर दिया, कैंसिल कर दिया। फिर मैंने थाना कलेक्टर में केस डाला ऊपर। थाना कलेक्टर में भी उसने पैसे खिला के, डिप्टी कलेक्टर को पैसे खिला के मुझे न्याय नहीं मिलने दिया। मैं नार्वेकर साहब से मिली, कमिश्नर से। कमिश्नर क्या बोलते हैं उसको, कमिश्नर पुलिस का होता है, सीपी नहीं, थाना कलेक्टर, थाना कलेक्टर से मिली। मैंने उसको बताया, फिर भी मुझे न्याय नहीं मिला, क्योंकि ये सब पुलिस एक बाजू में थे और मैं अकेली एक साइड में थी। वहाँ नहीं न्याय मिला। मैंने मुंबई हाई कोर्ट में केस डाला। 3.5 साल हो गए, वहाँ मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, किसी वजह से न्याय नहीं मिल रहा है। वो सब कांटेक्ट करता है। तो अभी मैंने सुप्रीम कोर्ट के वकील रोंदाड़े साहब से कांटेक्ट किया और उन्होंने मेरा केस लिया। तो उन्होंने जो नीचे 2 केस मुझे नहीं मिले थे, न्याय ऑर्डर नहीं मिला था, उन्होंने वो कैंसिल कर दिया। कैंसिल करके हाई कोर्ट के रिक्वेस्ट की कि इनके केस रीस्टार्ट किए जाए, शुरू से किए जाए। तो वापस मेरा केस अभी कल्याण एसडीओ में आया है। अभी एक सुनवाई हुई है, दूसरी सुनवाई होने वाली है। नहीं, यकीन देखिए आप मायूस नहीं, आपको न्याय मिलेगा। हमारे देश के कानून बहुत मजबूत है। देखिए कानून का दुरुपयोग करने वाले लोग हैं, वो करते हैं। एक बार आखिर जो है ना न्याय की चीज है। चलिए, ओके, धन्यवाद। दूसरी बात, घर का सब सामान ले गया, मेरे सब केस घर ही ले लिया तो सामान की क्या बात है? हाँ, घर सब केस चल रहे थे, स्टे ऑर्डर भी डाला था मैंने, तो भी उसने सब सामान निकाल के। तो मैं पुलिस को बार बार कंप्लेंट कर रही हूँ 18 से 19 साल से, पुलिस मेरी कोई मदद नहीं करती, क्योंकि वो पुलिस की सब सर्कल है ना, तो पुलिस मेरी कोई मदद नहीं करती। जज साहब मुझे न्याय नहीं देते। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र में एक महाराष्ट्रियन लेडीज, एक माँ, एक सब न्याय मांग रही है। डीजी को मिल रही है, आमदार को मिल रही है, खासदार शिंदे को मिली, उन्होंने 4 बार में खासदार शिंदे को मिली। सब वो सब पुलिस को कांटेक्ट देते हैं, इनका ध्यान रखो, इनका ये, लेकिन एक भी पुलिस मेरा अभी तक कोई काम नहीं करती। तो मुझे मेरा चोरी किया हुआ सामान, बैंक से मेरे 60 लाख रुपए निकाले हैं और जमीन मेरा ले लिया है, घर में ले। बैंक से कितने निकाले पैसे? 60 लाख रुपए। 60 लाख रुपए। हाँ। तो मुझे कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। तो एक महाराष्ट्र में एक स्त्री कहाँ घूमे और कितना किस किस को बोले,
तो ये सब पुलिस लोग और ये पॉलिटिशियन लोग ये क्या कर रहे हैं, किसी लेडीज को न्याय नहीं मिल रहा है। कहा तो हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सरकार लाडली बहना की बात करती है और लाड़की बहना की बात करती है, वही हमारी एक बहन जो है इस तरह से जो है जुल्म और ज्यादती का शिकार है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। जी, मेरा नाम है विजू चौहान, मैं गोरेगांव ईस्ट में रहती हूँ, साई बाबा कॉम्प्लेक्स में। मेरी उम्र है 73। अच्छा, क्या शिकायत है, किससे शिकायत, आपको पूरा मामला क्या है? मेरी शिकायत अपनी कमेटी वालों से है, जिन्होंने मुझे टॉर्चर किया, हल्ला किया मेरे ऊपर और सब फ्रॉड किए हैं फाइनेंशियल, जो डिप्टी रजिस्ट्रार के साथ में है। 5 साल मैं डिप्टी रजिस्ट्रार के साथ में कंप्लेंट कर रही हूँ। जितने डॉक्यूमेंट्स हो गए वो एविडेंसेस भी दिए हुए हैं, लेकिन वो मानते नहीं है, सिर्फ लेटर के ऊपर लेटर है ना फॉरवर्ड करते कमेटी को। और तीसरी शिकायत मेरी पुलिस वालों के साथ में है। 5 साल में मैंने जब भी मेरे ऊपर मैं रिजर्वेशन में कमेटी में ली गई, जो अभी महिला आरक्षण है, उसकी वजह से मुझे कमेटी में लिया गया और कमेटी में लेने के बाद में मुझ पर जाति की गई कि तुम अपने आप में रिजाइन करो। अच्छा। ताकि उनको खुला मैदान मिले जो भी मिसअप्रोप्रिएशन करना है उसकी वजह से। तो मैंने वो माना नहीं, इसके लिए उन्होंने मुझे गाली गलौज और बहुत गंदी गंदे शब्द वापरे। बुड्ढी, वी विल सू यू इन द कोर्ट, देन यू आर क्या रिटायर्ड मेंटली, गवर्नमेंट मेंटालिटी, ऐसे बहुत सारे शब्द वापरे। इसका रीजन क्या है, क्यों निकालना चाहते हैं आपको उनकी सोसाइटी? इसका कारण ये कि उनको बड़े बड़े ना फंड सैंक्शन करवा लेने थे, जो बिल्डिंग का रिपेयर रेनोवेशन करना था उसके लिए, तो वो सब कन्वेंस करना था। हर एक चीज का 20 लाख 25 लाख ऐसी कीमत थी। तो उन्होंने मुझे ताकीद दी कि तुम जनरल बॉडी मीटिंग में आना नहीं, उनके सामने कुछ सवाल पूछना नहीं और तुम अपने आप में रिजाइन करो। तो वो सब माना नहीं मैंने, इसके लिए उन्होंने मेरे लिए गलत शब्द वापरे। और जब मैंने कंप्लेंट की डिप्टी रजिस्ट्रार को नवंबर 2019 में, उसके बाद में तो मेरे को बोलते ना टॉर्चर होम शुरू हो गया मेरा, और मेरा फोन बाजू में निकाला गया। मुझे आज तक कभी वीडियो करने दिया नहीं। जो भी मैं एलिगेशंस लगाती हूँ तो बोलते ये झूठ है सब। और डिप्टी रजिस्ट्रार में पहला डिप्टी रजिस्ट्रार 2019 से 22 तक वो केस हो गई, वो चला गया। 22 से लेके अभी तक 24 तक डिप्टी रजिस्ट्रार मिस्टर प्रतीक पोकरकर थे। मुझे लगा वो हेल्प करेंगे, उन्होंने कुछ किया नहीं। 3 साल में उन्होंने सिर्फ लेटर दिए और मामला बंद कर दिया। आपके ऊपर कोई हमला वगैरह भी हुआ तो जैसा? हाँ, मेरे ये सब मैंने डिप्टी रजिस्ट्रार के पास कंप्लेंट की। इसके लिए कमेटी की जो मेंबर्स थे उनकी बीवियों ने मेरे ऊपर गाली गलौज हमला किया। एक्स चेयरमैन था, उसने मोटर बाइक रास्ते पे डाल के मेरे ऊपर हमला किया। लेकिन हर चीज वो नाकबूल करते हैं, लेकिन मेरे पास सबूत है जो गाली गलौज की है। हाँ, तो जब मैंने गाली गलौज की, मारने को आए, तो मैंने पुलिस में शिकायत की। तो पुलिस भी है ना नॉन कॉग्निजेबल करके लेते हैं, लेकिन पुलिस कायदे का पालन नहीं करते कि एक औरत पे अगर तुम गाली गलौज भी करते हो तो वो है कि वो 509 के अंडर CRPC उसके अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस बनते हैं। लेकिन पुलिस बोलती है कि जब तक तुम्हारा खून नहीं आता है ये नॉन कॉग्निजेबल है। तो ये कहाँ का न्याय, मुझे भी समझ में नहीं आता। मैंने FIR करवाना चाहिए। मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, DGM रश्मि शुक्ला, सबको मिली हूँ। एडिशनल CP कांदिली में, फिर DCP, फिर हमारे सीनियर PI दिंडोशी के, सबको मिली हूँ। सबको लेटर लिखा है। मेरे पास डेट वाइज किसको मिली इसका भी लेटर है पुलिस को। लेकिन मेरे को 154(3) में एप्लीकेशन में कायदे से मैंने लेटर देने के बावजूद DCP ने उसका जवाब ही नहीं दिया। अच्छा। और आज तक FIR नहीं ले रहे। जैसे कि आपने बताया कि पुलिस का कहना है कि खून नहीं निकला। हाँ। तो पुलिस किस बात का इंतजार कर रही है? तो यही मुझे समझ में नहीं आता ना कि उनको कायदे मालूम है कि नहीं मालूम है। जब तक तुम्हारे साथ में जबरदस्ती और खून नहीं आता तो तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में औरत के ऊपर जब जाति गाली गलौज होती है तो वो भी कॉग्निजेबल
रिस्पॉन्सिबल है उसकी दखल लेना चाहिए, पर पुलिस नहीं ले रही है। ये तो बहुत दुख की बात है और इसकी वजह से मुझे इतना अपमानित होना पड़ रहा है। सोसाइटी में मुझे आइसोलेशन है कि कोई बात नहीं करता, मैं अकेली रहती हूँ। अकेली मेरे बहुत सारे बाहर ग्रुप है और ये एफएससी से जुड़ने के बाद में तो मुझे बहुत हौसला भी आया है, सपोर्ट भी आया है। और वकील ने लिख के दिया है कि शी इज स्टेइंग अलोन, शी इज आउट ऑफ हर माइंड, शी इज फ्रस्ट्रेटेड, शी इज नॉट हैविंग एनी फैमिली मेंबर एंड शी इज हैरेसिंग एवरीबॉडी। ये लिख के दिया है। तो सवाल पूछना जो है वो गलत हो गया आपका। तो मतलब ये लिखने के बाद में भी मेरे को लग रहा है कि मैं क्या कहाँ पर भीख मांग रही हूँ न्याय की। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसके पास जाऊं और किसको बोलूं कि मेरा रोना शुरू। अब इस वजह से मेरी रिटायर्ड लाइफ पूरी बर्बाद हो गई। मैं उम्र मेरी 73, मुझे रूमेटिज्म की प्रॉब्लम है। डिप्टी रजिस्ट्रार है ना, हियरिंग लगाता है और फोन के ऊपर हियरिंग कैंसिल कर देता है। 5 सितंबर को मेरी हियरिंग 4 बजे थी। डिप्टी रजिस्ट्रार ने 12 बजे फोन करके बोला कि तुम्हारी हियरिंग कैंसिल हो गई। क्यों? तो मेरे मुद्दे कायदे से थे। वो उनके पास कोई जवाब है नहीं, पुलिस के पास जवाब है नहीं। इसके लिए ये सब टालते हैं। करने की बात है, ये मामले को दबाने की बात है। मैंने हर एक को लेटर लिखा है, चीफ मिनिस्टर से लेके होम मिनिस्टर से सबको लेटर लिखा है, लेकिन कोई उसकी दखल अंदाजी नहीं करता। इस वजह से है ना, ऐसा लगता है कि हम क्यों जी रहे हैं जब इतना अपमान हो रहा है हमारा। और हम बोलते हैं कि औरत की इज्जत की जाती है, औरत के लिए सम्मान किया जाता है, रिजर्वेशन है। ये रिजर्वेशन की वजह से हमारी ये हालत है। रिजर्वेशन तो मैं बोलूँ तो निकाल ही दो ना। क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तो ये करेंगे लाडली बहना हो गई, लाडली आजी का क्या इतना अपमान हो रहा है, तो उसको कौन संभालेगा, उसको कौन। तो मेरी तो जीने की चाह भी खत्म हो गई है कि कितना लड़ूं और कितने जन से लड़ूं। मैं पुलिस के साथ में लड़ सकती हूँ कायदे से, वो मानती नहीं है। डिप्टी रजिस्ट्रार के ऑफिस में आखिर में आप किससे मांग करना चाहती है, क्या कहना चाहती है आखिर में? मैं जिस तरह से मैं बता रही हूँ, मेरे को इतना फ्रस्ट्रेशन आया और मेरे जैसे बहुत सारी औरतें हैं, तो इसकी कोई तो दखल अंदाजी करके मेरी एफआईआर ले और जो सच है वो सामने आना चाहिए। मेरा इतना ही कहना है कि सच को छुपाने की क्यों हकीकत की जा रही है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन औरतों में बढ़ते जा रहा है। तो औरतें हम कहाँ जाए? ये लाडी का क्या हम पैसा दे के ही लाडली बन सकते हैं क्या? थैंक यू। मेरा नाम प्रबोध कुमार है जी। मैं तलोजा फेज 1 सेक्टर 5 प्लॉट 10 में तलबिया पैराडाइज जिसका मैं सेक्रेटरी हूँ। क्या कहना चाहते हैं? हमारा कहना यह है कि हमारा जो बिल्डिंग का जो प्लान है वो 29 यूनिट का है और बिल्डर की नेक्सिस की वजह से उसने क्या किया है कि बेसमेंट को इलीगल तरीके से रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अच्छा। और ज्वाइंट रजिस्ट्रार ने उसको अप्रूव किया है और वो किस तरह से अप्रूव किया है वो मैं थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। हमारा प्लान है 29 यूनिट का। बिल्डर ने 3 साल सोसाइटी रजिस्टर करके नहीं दिया, 2016 से 2019 तक सारा पैसा उस समय का गायब है। 2019 में हम लोगों ने पूरे सोसाइटी के लोगों ने मिल करके नॉन कॉर्पोरेशन में सोसाइटी फॉर्म किया। सोसाइटी फॉर्म करने में हमारा 29 यूनिट है, प्लान में भी हमारा 29 यूनिट है, ओसी में 29 है। जब हमने कन्वेंस का ऑर्डर निकाला तो उसमें ज्वाइंट रजिस्ट्रार ने कर दिया उसको 30 यूनिट का। अब ये कैसे संभव हुआ वो अब ज्वाइंट रजिस्ट्रार समझे और बिल्डर समझे, ये दोनों का आपसी तालमेल है। जब भी और बेसमेंट वो पार्किंग है, वो पार्किंग को रजिस्ट्रेशन कर लिया है। पहले उसमें स्कूल भाड़े पे चला रहा था, हमने लाखों कोशिश करने के बाद 2.5 साल में हम स्कूल खाली करवा पाए। अभी इधर कुछ 1 महीनों से उसने भाड़े पे दे दिया है उस चिप्स वाले कंपनी को। तो कम से कम थाउजेंड्स ऑफ कार्टून, पेपर कार्टून हमारे बेसमेंट में डेली लोडिंग अनलोडिंग चलते रहता है। मतलब सीधा सीधा हिसाब है कि हम एक बम के गोले पे बैठे हुए हैं। तो आपके इतने बड़े मामले की शिकायत किसी से की? ये मामले की शिकायत हमने हर जगह पे की है।
रजिस्ट्रार में चल ही रहा है। मंत्रालय में रिवीजन फाइल के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ है। 2022 का, ध्यान से सुनिएगा, 2022 का मंत्रालय में रिवीजन फाइल किया हुआ है, जो अब तक पैनल पे नहीं आया, हियरिंग के पैनल पे नहीं आया। ये सबसे बड़े शर्म की बात है, दुख की भी बात है कि न्याय के लिए लड़ना के लिए इतना मुसीबत है कि पैनल पे हियरिंग आम आदमी लगा नहीं सकता। सभी मिडिल फैमिली क्लास के लोग हैं वहाँ पे। कोई माँ के गहने बेच के खरीदा है, कोई वाइफ के गहने बेचकर फ्लैट खरीदा हुआ है, कोई वड़ा पाव का दुकान चलाता है, कोई कुरियर में काम करता है। ऐसे ऐसे लोगों को ये लोग परेशान कर रहे हैं। ये क्या आपने क्या है? हमने कुछ दिन पहले एक मीटिंग भी लगाया था अपनी बिल्डिंग में। उस टाइम से उसका गुंडागर्दी थोड़ा बंद हुआ है। अच्छा। इन मौके पे टाइम पे आना, जब कोई जेंट्स ना रहे बिल्डिंग में तो आना, महिलाओं को डांटना, धमकाना, महिलाओं का वीडियो बनाना और लेकर जाना। तो पुलिस में शिकायत नहीं किया? पुलिस में हमने शिकायत किया, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास एनसी का पेपर है, कॉपी है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता उन लोगों को। मतलब ये सभी मिली जुली सब साठ नाट चल रहा है। अच्छा। वॉचमैन को मारहान, हम लोगों को फोन पे धमकी, बिल्डर के थ्रू भी, बिल्डर के फादर के थ्रू भी। पुलिस ने सिर्फ एनसी लिया, उस पर कोई केस नहीं नहीं, लगा? उसमें कुछ लगा नहीं है और हम लोगों को इतना नॉलेज भी नहीं था। जब हम लोग सोसाइटी रजिस्टर किए तो इतना नॉलेज नहीं था, बट अभी धीरे-धीरे फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल आपके साथ में, रावत साहब आपके साथ में है, तो आगे इस वजह से हमें थोड़ा हिम्मत हुआ है कि हमें न्याय मिलेगा। और मुख्यमंत्री साहब से भी मैं अपील करता हूँ कि हमारा केस फ्रंट पैनल पे लाया जाए और हियरिंग के लिए लगाया जाए। अभी बिल्डर ने कुछ दिन पहले कोऑपरेटिव कोर्ट अलीबाग में डाला हुआ है मेंबरशिप के लिए। हमने उसको मेंबरशिप नहीं दिया है। रजिस्ट्रार ने भी दो बार मेंबरशिप के लिए पास किया, बट हमने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया है? बिल्डिंग को उसने बेसमेंट एनक्रोचमेंट किया है, पिलर डैमेज किया है, पानी का टंकी तोड़कर बाहर निकाल दिया है, गेट लॉक कर दिया है, वेल्डिंग मारकर गेट लॉक कर दिया है, लिफ्ट बंद कर दिया है। लिफ्ट का मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, जिसमें जान माल का नुकसान है हमारा। अभी उसने मेंबरशिप के लिए वापस अलीबाग कोऑपरेटिव कोर्ट में फाइल किया हुआ है। वो आपने बताया पहले बात? हाँ, फाइल किया हुआ है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे कोऑपरेटिव कोर्ट से सही तरीके से न्याय मिले। सर, मेरा नाम महेश चंदीरा मानी है। मैं बांद्रा वेस्ट में रहता हूँ। HWest वार्ड है मेरा ज्यूरिसडिक्शन। मेरा इशू ये है कि हमारी सोसाइटी में एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हुआ था। एडमिनिस्ट्रेटर जिन्होंने अपॉइंट किया, उन्होंने गैराजेस खरीदा था बिल्डिंग में, मेंट फॉर कार पार्किंग। अच्छा। अभी गैराजेस के लिए उन्होंने जाके रजिस्ट्रार में कंप्लेन किया कि हमको मेंबरशिप दो। रजिस्ट्रार ने एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया, एडमिनिस्ट्रेटर आया तो गैराजेस के लिए उनको मेंबरशिप देके चले गया। शेयर सर्टिफिकेट इशू किया गया एंड दे वर मेड ऑफिशियल मेंबर्स इन द बिल्डिंग। किसकी मर्जी से हुआ ये? एडमिनिस्ट्रेटर ने दिया है। अभी रजिस्ट्रार ने एडमिनिस्ट्रेटर को राइटिंग में दिया है कि नहीं दिया है, किसी को पता नहीं। एडमिनिस्ट्रेटर का सब जगह स्टैंप है, हमारे पास सर्टिफाइड कॉपीज पड़े हुए हैं उसके। हम लोग कंप्लेन कर करके थक गए हैं। प्रॉब्लम क्या हो गया, अभी ये नेक्सस ऐसे हुआ है कि ये मेंबर्स जो फैमिली है वही सारा टाइम इलेक्शन में खड़ा रहता है। जो पहला इलेक्शन हुआ, जब भी एडमिनिस्ट्रेटर ने उनको मेंबरशिप दिया था, मदर को बनाया चेयरपर्सन, एक बेटे को बनाया सेक्रेटरी, एक बेटे को बनाया ट्रेजरर और भाग गया सोसाइटी से। अच्छा। उसके बाद जब भी इलेक्शन हो रहा है यही चुन के आ रहे हैं। अभी लास्ट इलेक्शन हुआ तो HWest वार्ड में बजरंग यादव करके रजिस्ट्रार थे, उन्होंने देखा कि ये 4 जन अपॉइंटेड है तो उनको निकाल दिया। उन लोग गए अपील में उनको 6 महीने का स्टे मिला, फिर अपील डिसमिस हुआ। वापस उन लोग आए रजिस्ट्रार के पास, वापस एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हुआ और वही एडमिनिस्ट्रेटर इनको ही चुन के वापस चले गया। तो सोसाइटी की मेंबरान तो होंगे ना? मेंबरान है, पर मेंबरान क्या हो रहा है कि इतना उन्होंने खौफ पैदा किया गया है। अभी जैसे मैं कंप्लेन करता हूँ तो मेरे अगेंस्ट इतना बिल्स झूठा किया हुआ है कि मेरे अगेंस्ट अभी 20 लाख के बिल जमा कर दिए हैं। अच्छा। और केस फाइल कर दिया कोऑपरेटिव कोर्ट में। मैं रजिस्ट्रार के पास जाता हूँ, कुछ प्रॉब्लम कोई नहीं। तो ये चीज ऐसे हो रहा है कि नेक्सस है, रजिस्ट्रार, सोसाइटी मेंबर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, इलेक्शन ऑफिसर को कंप्लेन किया, इलेक्शन ऑफिसर का नो रिप्लाई, एडमिनिस्ट्रेटर को कंप्लेन किया, एडमिनिस्ट्रेटर का नो रिप्लाई। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर जो अपॉइंट हुआ है he has to represent in the court, कोऑपरेटिव कोर्ट में हमारा मैटर। वो एडमिनिस्ट्रेटर वापस इनके एडवोकेट को अथॉरिटी देके जा रहा है कि तुम कोर्ट में रिप्रेजेंट कीजिए। तो अभी आप नेक्सस समझ सकते हैं। ये तो क्या है, मुझे खाली आई वांटेड टू मेक दिस ओपन कि गैरेजेस के बारे में एडमिनिस्ट्रेटर हैज नो राइट। FSI भी नहीं होता है गैरेजेस का। कार पार्किंग गैरेज के बारे में एडमिनिस्ट्रेटर इनको लीगल मेंबरशिप करके चले जाता है। सारे ये गैर कानूनी धंधे चल रहे हैं टोटल। इस पे
क्या आपकी शिकायत सरकार से की है? सरकार मैंने सबसे किया हुआ है, मैंने रजिस्ट्रार से किया है, कोऑपरेटिव कोर्ट में किया हुआ है, डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार से किया है, कमिश्नर से किया है, एंटी करप्शन ब्यूरो में किया है, सब जगह किया हुआ है, कहीं न्याय नहीं। न्याय नहीं है। मतलब यही चल रहा है, रिंगा रिंगा रोजेस। ये बड़े दुख की बात है, बड़ी बात है। और मेरे यहाँ तो हजारों है जो सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे, या जो मेरा ये कहना है कि ये जो चीजें चल रहे हैं इधर तो एक स्टॉप आना चाहिए। बिल्कुल कि सेम चीज 14-14 साल चले, 15-15 साल चले और चलते ही रहे, उसमें पैसे वेस्ट हो रहे हैं। सोसाइटी वाले तो सोसाइटी का पैसा यूज करके वकील हायर कर रहे हैं। पूरा सिस्टम जो है वो करप्शन के साथ रद्दी हो गया है बेसिकली। बागर पाटिल साहब जी आप जी हाँ, मैं मीरा भाईंदर वार्ड से आया हूँ। अभी हम लोग यहाँ पे जो भी मिले हैं, अलग अलग अथॉरिटीज, अलग अलग डिपार्टमेंट की ये बात कर रहे हैं। मैं स्पेसिफिकली हाउसिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के बारे में मतलब मेरी कंप्लेंट है। जो मीरा भाईंदर के जो डिप्टी रजिस्ट्रार का ऑफिस है, वहाँ पे एक तरीके का एक नेक्सस एक रन हो रहा है, जहाँ पे ऑर्डर्स जो दिए जा रहे हैं वो ऑर्डर्स इस तरीके से दिए जाते हैं जहाँ पे मतलब एक कंप्लेनेंट के फेवर में भले ही मिल जाए, फिर वहाँ की जो नेक्सस लॉबी जो है वो चीज को चैलेंज करके जॉइंट रजिस्टर के बाद किया जाता है। जॉइंट रजिस्टर के वहाँ से उनको ऑर्डर पे स्टे मिल जाता है। अच्छा, वो किस तरीके से स्टे मिलता है? अगर स्टे मिलता है तो कुछ मेरिट में मिलना चाहिए। अगर वो मेरिट, अगर रजिस्टर ने अगर किस चीज का अगर ऑर्डर किया हुआ है, उस चीज को अगर चैलेंज करती है, चलो अगर उन्होंने चैलेंज किया, वो चैलेंज को उन्होंने जॉइंट रजिस्टर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया उनकी चैलेंज को, इसका मतलब यह है कि जो डेप्यूटी रजिस्ट्रार जो ऑर्डर जो पास कर रहे हैं यहाँ से, वो ऑर्डर्स गलत है। अगर गलत ऑर्डर्स है तो ये गलत ऑर्डर जो डेप्यूटी रजिस्ट्रार अगर कर रहा है तो वो चीज पे मतलब अथॉरिटी उस पर भी एक्शन लेती नहीं है। मतलब डेप्यूटी रजिस्ट्रार जो ऑर्डर्स पास कर रहा है, आइदर उसको रिफ्रेशर ट्रेनिंग की जरूरत है या तो फिर लाइक इज नॉट फिट फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट। कानून तो सब जगह बराबर का होता है ना। एग्जैक्टली। डिप्टी जो रजिस्ट्रार है वो अलग निर्णय दे रहा है, तो उसके ऊपर का अथॉरिटी जो है वो अपनी मनमानी कर रहा है। एग्जैक्टली। तो ये मैंने जो ऑब्जर्व किया है, ये यहाँ पे ऐसा होता है कि इन सब की जितनी भी डिपार्टमेंट्स है, स्टार्ट फ्रॉम जो भी डेप्यूटी रजिस्ट्रार से लेके ऊपर तक की जो भी लेवल है, इन सबको पता है कि किस तरीके का मतलब ऑर्डर्स है, किस तरीके के ऑर्डर्स को मतलब एग्जीक्यूट करना है ताकि मतलब वो चैलेंज किया जाए। वो चैलेंज होने के बाद सोसाइटी करेगी, अपने सोसाइटी के फंड में से पैसे इस्तेमाल करेगी। इंडिविजुअल जो बंदा है वो अपने पैसे से मतलब किया जाता है। वो चैलेंज लोग का ये कहना होता है कि मतलब ऑर्डर जो है अगर चैलेंज करना है तो आप आगे के लेवल पे जाओ, अगर आपको गलत लगता है ऑर्डर तो चैलेंज करो। अब मेरे मैटर में ऐसा हुआ है कि पिछले 2.5 साल से 88 की एक इंक्वायरी लगी पड़ी हुई है। जो 88 की इंक्वायरी जो होती है सिर्फ 2 साल के अंदर उनको फिनिश ऑफ करना होता है। 18 महीने तक जो पहले इंक्वायरी ऑफिसर थे उन्होंने कुछ नहीं किया। वो सोसाइटी के मेंबर्स को और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है उनको सेफगार्ड करने के लिए कुछ किया नहीं। उसके बाद अभी 2.5 साल हो चुके हैं, दूसरा ऑफिसर आ चुके हैं, इंक्वायरी स्टैंड स्टिल पे है। डेप्यूटी रजिस्ट्रार उस पर कुछ एक्शन ले नहीं रहा है, ना तो इंक्वायरी को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। इनफैक्ट मुझे कहा जा रहा है कि मैंने जो कंप्लेंट या जो ऑब्जेक्शन जो रेज की है, उस चीज को जब तक मैं विड्रॉ ना करूं तब तक वो इंक्वायरी आगे बढ़ी नहीं जाएगी। अच्छा, तो डेप्यूटी रजिस्ट्रार खुद मतलब बोल रहा है कि मतलब भाई आइदर मैं उस चीज को विड्रॉ करूं तब जाके इंक्वायरी ऑफिसर वो इंक्वायरी को आगे करेगा। भाई अगर आपको न्याय मिलता तो आपको कंप्लेंट करते नहीं ना। एग्जैक्ट कंप्लेंट को आपको कहा जा रहा है कि विड्रॉ करो। मतलब ये कि आप गुनहगार हो। एग्जैक्टली। साथ ही साथ मेरे सोसाइटी में री ऑडिट भी करवाया मैंने। री ऑडिट में भी री ऑडिटर ने जनवरी में उसने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया। जनवरी के बाद उसने जून मंथ में स्पेशल रिपोर्ट सबमिट किया, जहाँ पे उन्होंने FIR लॉक करने के लिए परमिशन मांगी है। स्पेशल रिपोर्ट ऐसा होता है कि जहाँ पे स्पेशल रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि मतलब जो फाइनेंशियल फ्रॉड किया हुआ है उस बंदे के अगेंस्ट FIR लॉक होनी चाहिए। तो रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मेरे सोसाइटी में अपॉइंट हुआ था उसने भी कुछ फ्रॉड किया हुआ है, और उसी के साथ जो कमिटी थी उन्होंने भी कुछ फ्रॉड किया हुआ था। उनके अगेंस्ट FIR के लिए परमिशन मांगी गई थी, जो रजिस्ट्रार ने परमिशन दी थी ऑडिटर को। ऑडिटर ने अब तक 1 महीना हो गया है, परमिशन मिलने के बावजूद भी उसने FIR लॉक किया नहीं है। मैं जब पूछ रहा हूँ उनको कि क्या स्टेटस है उस चीज पे रजिस्टर को, रजिस्टर ये बोल रहा है कि भाई पुलिस डिपार्टमेंट तो ऐसे ही काम करती है, वो सालों लगाती है FIR लॉक करने के लिए। मैंने खुद पुलिस डिपार्टमेंट से मैंने FIR की स्टेटस मैंने पूछा है, ये आप एक कॉपी मैंने RTI के थ्रू पूछा है कि
ऑडिटर ने एफआईआर इस पे लॉक किया है कि नहीं किया है। उनका मुझे रिप्लाई आ गया है कि ऑडिटर ने इस पे एफआईआर लॉक नहीं किया है। तो बीइंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर ऑडिटर और डिप्टी रजिस्ट्रार अगर अपने काम नहीं कर रहे तो उनपे भी एफआईआर चढ़ना चाहिए। एफआईआर होना चाहिए, उनको उस जगह पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो लेमैन जो होता है, अपने जो सामान्य आदमी जो होता है, उनको कायदे कानून की ज्यादा जानकारी ना होने की वजह से इन लोग फायदा उठाते हैं। सरकारी बंदों को हम लोग जो भी ऑफिस में जाते हैं उन लोग को हम लोग सर करके बुलाते हैं। ये एक रेस्पेक्ट के तौर पे, मतलब हम लोग उनको सर बुलाते हैं, लेकिन ये सर सर बोल के ये अपने ही सर पे चढ़ जाते हैं। इनको ये लगता है कि उन लोग ये अथॉरिटी पे जो बैठे हैं वो अपने बोलते हैं ना कि मतलब हम लोग वहाँ पे उन लोग के राजा है वहाँ के। हालांकि वो अपने लिए वहाँ पे है, उनको वहाँ पे बैठ के अपने लिए जो सामान्य आदमी है उनके लिए उन लोग को जस्टिस देने के लिए बैठा जाता है, लेकिन उन लोग वहाँ पे नहीं करते। इनफैक्ट जो छोटी से छोटा सा जो मुद्दा होता है, सोसाइटी और इंडिविजुअल जो मेंबर्स होते हैं उन लोग का एक छोटा सा मुद्दा होता है जो एक दो हियरिंग में सॉर्ट आउट हो सकता है, लेकिन वहाँ के जो नेक्सस जो है वो चीज को जानबूझ के डिले कर करके वो चीज को इतना क्रॉनिक कर देते हैं जहाँ पे वो मैटर को हाई कोर्ट वहां तक लेके जाने तक नौबत आती है, ताकि मतलब इस चीज में रजिस्ट्रार और जो उनकी जो लॉबी जो है वो अपना जो भी पैसे का बोलो या जो भी मतलब है वो अपना खर्चा पानी चला ले। तो इस तरीके का जो लॉबी जो चल रही है, ये सेम चीज मीरा भाईंदर में भी चल रही है। मैं और एक चीज बताना चाहूंगा, मीरा भाईंदर के रजिस्ट्रार ऑफिस में पिछले साल एंटी करप्शन की रेड मारी गई थी, जहाँ पे एक बंदे को रेड हैंडेड पकड़ा गया था। उनके ऑफिस के डिपार्टमेंट का एक बंदे को रेड हैंडेड पकड़ा गया था। अभी उस बंदे को पकड़ने के बाद उस बंदे पे क्या एक्शन चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो तो चल रहा होगा, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी पे चल रही रहेगी, लेकिन क्या इस पे रोक कहीं पे लगनी चाहिए कि नहीं चाहिए, कि अगर एंटी करप्शन ने अगर पकड़ा है किसी चीज को तो उस डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं करप्शन का एक अड्डा चल रहा है, तो उस पे खुद कमिश्नर हाउसिंग के बंदों ने या सरकारी कमिश्नर के अथॉरिटी में आते हुए डिप्टी रजिस्ट्रार के ऑफिस में क्या चला है उसके आगे एक्शन लेनी चाहिए। तो वो चीज अब तो कुछ हो नहीं रही है। तो मीरा भाईंदर में भी जैसे बाकी वार्ड्स में भी जो चल रहा है, मीरा भाईंदर में भी काफी सारी गतिविधियां चल रही है, तो वो चीजों के बारे में भी खुद सरकार ने उस पे एक्शन लेनी चाहिए। महेंद्र नांजी शाह हमारा से है शिकायत। अभी लोग सब 2019 से सब ऑर्डर हमारे फेवर में है। 2019 से सब ऑर्डर फेवर में रेंट जो पोजीशन जो 21 में अनिल गलगली साहब ने जितेंद्र आवाज से पोजीशन दिला है। जो आरटीआई मतलब पोजीशन ले लो, भाड़े का बाद में देखिए। अच्छा, पहला पोजीशन ले लो, कितना दिन बाद रहोगे भाड़ा भरो। अच्छा, तो आपने पोजीशन लिया? पोजीशन 21 में लिया। एग्रीमेंट का बोला तो सोसाइटी बोला 15 दिन में होगा, हम डेट देते हैं। आज तक डेट नहीं दिया। ट्राई पार्टी एग्रीमेंट भाड़ा जो है आपको अपनी तरफ से देना पड़ रहा है, आपकी जेब से जा रहा है। अभी दिया है पोजीशन, इतना दिन हमारे जेब से जा रहा है। और भाड़ा विजिलेंस का ऑर्डर 2011 से इनको भाड़ा जो अब तक का 23 में जब हुआ था, और उसमें बिल्डर तो आया नहीं था हियरिंग में। बिल्डर के जगह आरी सूर्यवंशी ने स्टेटमेंट दिया, तो कंप्लेंट डाला कि जब तक डीएफ का पूरा हो नहीं जाता ऑफिस नोट नहीं बनता है, वो लिटिगेशन ऐसा ऑफिस नोट आवे फिर वो सेल के लिए देवे ना। अच्छा, तो लोग उधर रहता था करके इलीगल पोजीशन गिवन बाय था। ये काम जो है भाड़ा देने का काम जो बिल्डर का है। हाँ, तो बिल्डर की दलाली ऑफिसर क्यों कर रहे हैं? उनको मिला है ना। अच्छा, 95 ये भी सीबीआई रिपोर्ट में हम लोग के फेवर में आया। 14 में जब भाजपा सरकार आई थी, देवेंद्र फडणवीस ने लगाया था, हमारा के ही ऑफिसर थे। अच्छा, हाँ, उसमें 125 रूम ज्यादा और 10 दुकानें ज्यादा बताई। तो तभी विजिलेंस के ये थे संजय वर्मा साहब, उन्होंने 55 पॉइंट निकाला था। अच्छा, वायलेशन के बिल्डर आता नहीं था। अच्छा, अभी लोकशाही दिन हुई जनवरी में। अच्छा, अप्रैल में ऑर्डर मिला, हमने एफिडेविट भी जमा की, ट्रांजिट दिया नहीं है।
सब आगे आप क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या आप भाड़ा नहीं दे रहा और एग्रीमेंट नहीं, वो मिलना चाहिए आपको। बाकी सोसाइटी से जो लेने का था रजिस्टर से ऑर्डर करके पोजीशन लेटर और शेयर सर्टिफिकेट हमने ले ली विदाउट एग्रीमेंट। हाँ 656 टेनेंट थे, उसमें से खाली हम लोग को 6 जन को ओरिजिनल पोजीशन लेटर दिए, बाकी सबके फ्रॉड हुआ है। बाकी सब और सीओ साहब खुद भी साइट विजिट के लिए आए थे। 7 उनका 8 रूम था, एक टेनेंट को दिया, पीएपी का जो बिल्डिंग गिर जाती है ना वो स्कीम में लिया नहीं था। 7 रूम 5 साल के बाद हैंड ओवर किया माड़ा को। जब माड़ा आई पूछा, उनको कंप्लेंट डाला टोटल है वही मामला करप्शन का है, भ्रष्टाचार का है। हाँ। और आम लोगों के साथ में अत्याचार है। और चीज क्या 7 रूम जो बिल्डर ने रजिस्ट्रेशन किया, बिल्डर ने जो रजिस्ट्रेशन किया तो टेनेंट का याद नहीं आया कि इनका भी रजिस्ट्रेशन बाकी है। माना ने क्यों अपना करवाते, इसलिए कि हम लोग सोसाइटी वालों की भी गलतियां है असल में कि हमें है ना पहले ही पूरा एग्रीमेंट बनाना चाहिए और एग्रीमेंट बनाने के बाद में सारे उनको बाकायदा एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट है ना आदमी देख के बनाए ले। अच्छा, एक प्लॉट पे एक एग्रीमेंट होता है। हाँ, इसमें आदमी बना के दिए ले। एक प्लॉट ऐसा डाला है पोजीशन लेने के बाद आप किसको कंप्लेंट नहीं कर सकते। अगर कंप्लेंट करना चाहिए ना, अपने एडवोकेट से पढ़वाना चाहिए। मॉडल राइट्स कैसा देगा? कहीं ना कहीं आप लोगों से भी गलती होती है, लोगों से भी गलती होती है। जब इस तरह के मामले हो बाकायदा वकील के साथ में जो मशवरा करने के बाद में आगे बढ़ना चाहिए। तो इस गलतियों का फायदा उठाते हैं बिल्डर भी और भाड़ा के अधिकारी। अभी आता ही नहीं है, वो 15 दिन का लेटर भेजा है, 15 दिन हो गया अप्रैल से। चलिए इन पर ये भाड़ा के जो भी अधिकारी है इन लोगों की बातों में संज्ञान लिया जाए, इनके साथ में न्याय किया जाए, हमारी यही मांग है। और क्या हमारी बहन जो यहाँ पर मौजूद है, भाई आप क्या बोलना सर, मी सुनीता गायकर, नागपाडा राहते। मी म्हणजे म्हाडा आणि बीएमसी मध्ये अनेक तक्रारी अर्ज सगळं काही दिलेलं आहे, पण कुणी मला व्यवस्थित उत्तर देत नाही। दिले ना म्हणजे चुकीचे वगैरे दिशाभूल काढणारे इतके हेलपाटे मारले। तर मी 7 वर्ष झाले हे करते आणि 7 वर्षात माझ्याकडे इलिगल बांधकाम केलंय ना, तर मला 7 वर्ष सांगण्यास नव्हती। लोकायुक्तांपर्यंत गेले तर तुम्हाला लोकायुक्तांनी आदेश दिला, संडास बांधून दिली, पण जे म्हणजे भ्रष्टाचारी अधिकारी आहेत म्हाडा आणि बीएमसी, माझ्याकडे खूप पुरावे त्याच्यावर त्यांनी काहीच कार्यवाही केली नाही। मला ते बंद करून टाकलं। लोकायुक्तांकडे गेले तर लोकायुक्त मला काय म्हटले, तुझी केस जर कोर्टात जर गेली ना तर तुला असंच रखडावं लागेल। मग त्यांनी म्हणजे ते मिळाले तिथं लोकायुक्त पर्यंत, माझी केस तिथं डिस्मिस करून टाकली। राज्य आयुक्तामध्ये गेले तिथं पण त्यांनी तसंच केलं की आमच्याकडे कायदा असाच असतो की आम्ही असंच लिहून देतो। म्हणजे समजा अहवाल मागितला ना तर आपण इकडनं तिकडनं दिलेले कागदपत्र असतात तेच देतात, हा तुमचा अहवाल झाला। म्हणजे लोक आयुक्त आणि आयुक्त म्हाडा आणि बीएमसीचे सगळ्यांकडनं मला अशीच उत्तर आली आणि असेच कागदपत्र दिले गेले। मग 18 खाली तक्रारी कराव्या लागतात। म्हणजे ते आपल्याला इतके बनवतात ना की ते सगळे मिळालेले असतात। आपने देखा कि औरतों की कितने प्रॉब्लम है और ये फ्रस्ट्रेशन औरतों में ज्यादा बढ़ते जा रहा है कि तो हमको न्याय नहीं मिलता और ऊपर से अन्याय होता है और बहुत सारे पैसे हमारे लॉयर्स के पास चले जाते हैं, तो हम तो खर्चे में ही आ गए और सब जगह से डूब गए हम। सही बात है, आप क्या बोलना चाहोगे? अच्छा, मैं अशोक सावरकर बोल रहा हूँ, कांदिली RS वार्ड बीएमसी। हम लोग जो भी कंप्लेंट करते हैं जनरली यूजुअली कोई भी आदमी जाता है तो जूनियर लेवल से मतलब यही बाद में तुम्हारा DOE, बाद में ACRS, DMC, ऐसे नीचे से वो MC तक जाता है। तो क्या होता है कि उसका जवाब नहीं मिलता है, परेशान होता है। मेरे कंप्लेंट किस तरह किया? मेरी कंप्लेंट यह है कि हमारे घर का एक रिपेयरिंग लिया था मैनेजिंग कमेटी ने, तो आधा छोड़ दिया, 2 साल हो गया। और उसके बाद मैं फॉलो कर रहा हूँ भाई, BMC से मैंने इंस्पेक्शन करवाया, BMC ने उनको सोसाइटी को लेटर लिखा कि इनका इंस्पेक्शन करो, फिर उन्होंने इंस्पेक्शन नहीं किया। उसके बाद उनको 381 MFC सेक्शन 381 नोटिस दिया, फिर भी उन्होंने इंस्पेक्शन नहीं किया। उसके बाद उन्होंने प्रोसिक्यूशन ऑर्डर निकाला, उसका कॉपी मेरे पास आया। उसके बाद वो क्या हो गया, प्रोसिक्यूशन ऑर्डर का पेपर जो लीगल डिपार्टमेंट जाना था, BMC डिपार्टमेंट जो माली करके नाम है, उनके पास भी नहीं गया। कौन वार्ड का मामला है ये RS वार्ड का है। अच्छा। और उसके बाद जो रजिस्टर रहता है उसमें जो एंट्री रहता है वो एंट्री कैंसिल किया हुआ देगा। मतलब मैंने 55 कोर्ट में जाके भी चेक किया तो उधर भी वो पेपर नहीं गया था, तो इसका मतलब प्रोसिक्यूटर उधर गया ही नहीं। उसके बाद 3 महीने में मैं वापस गया तो हमारे घर में जाके फरवरी में जिसमें बारिश नहीं रहती, इंस्पेक्शन करवाया और वो ऑर्डर क्लोज करने का मतलब कोशिश किया, हो गया और एक लेटर आया। तो मैंने वापस कमिश्नर को लिखा कि मेरे को जो लेटर आया है वो गलत है। हमारे घर में बारिश जो भी हुआ था जुलाई अगस्त में, उसके मुताबिक प्रोसिक्यूटर निकाला,
उसके बजाय फरवरी में आके इंस्पेक्शन करते हैं और बाद में हमको देते हैं कि कैंसिल हुआ। तो मैंने वापस उनको लेटर लिखा है, अभी मेरा 2 महीना हो गया और ये मेरा देखो लिखा हुआ है, इट इज डायरेक्टेड मेल डाला हुआ है मेरा, इसमें डाला हुआ है देखो ये लिखा है नॉन अटेंडेंस ऑफ लीकेजेस एंड नो एक्शन फॉर द एमएमसी 381 प्रोसिक्यूशन ऑर्डर। ये कमिश्नर को लिखा है 22 जुलाई को CC2 CM एकनाथ शिंदे और DCM ये अपना फडणवीस, इनको लिखा हुआ है। उनका देखो कैसा चल रहा है, मतलब दे आर जस्ट फॉलोइंग द व्हाट इज द प्रोग्राम और शेड्यूल, कि वहां से जा रहा है, प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है, उसके बाद नहीं हो रहा है, दैट गोज अगेन। वार्ड ऑफिसर से मिले आप? वार्ड ऑफिसर से मिले, उनको पीजी भी करवाया, DMC है जो डिप्टी कमिश्नर कापसे मैडम, और बाद में अभी उधर दो तरह के वार्ड ऑफिसर 3 हो गए, रिप्लेस हो गए। पहले कुराड़े थे, बाद में तड़ेकर आए, बाद में फिर अभी तो कौन मनीष सालवे आए। उनको कल मैं मिलने को गया था, मैं 5-10 को पहुंचा उधर मिलने को, नहीं उनकी कुछ डिपार्टमेंट मीटिंग चल रही थी। फिर मैंने उनको बोला मेरा जो मेल है, ये जो मेल लिखा हुआ है देखो, ये तीनों जन को उनको पीजी ये मेरा मेल है, ये मेल लिखा है कमिश्नर को लिखा है, और CC2 कमिश्नर और ये अपना चीफ मिनिस्टर DCM को, वो मैं बोला उनको दे दो खाली, ताकि मैं बोला एक्सपेक्ट हो, माय पॉइंट इज ओनली टू एक्सपेक्ट गेट द मैटर। तो कल मेरे को मतलब वो मीटिंग चली रही, मैं 6:45 के बाद में मैंने वो मनीष सालवे जो है वार्ड ऑफिसर ACRS नए जो ज्वाइन हुए, उनको मैंने फोन किया, 3-4 बार फोन किया, बाद में मैसेज डाला, वो मेरे वैसे भी मेरा मोबाइल में है, उनको बोला कि मैं ऐसा है, अभी मैं जाता हूँ करके। तो ये हमारा 2 साल ज्यादा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों एक्शन नहीं ले रहा है। ये एक्शन लीकेज है, दिस इज सपोज टू टेक, और हमारा जगह में जो लेटर आया था, ये इंस्पेक्शन हुआ था स्ट्रक्चर ऑडिट, वो भी नहीं हुआ। और एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट ऐसा है कि हमारे घर में स्ट्रक्चर ऑडिट हुआ, वो STC कंसर्न ने किया था, ताकि हमारी मैनेजमेंट कमेटी ने उसको विजन कंसर्न का रिपोर्ट सबमिट किया, दैट इज अ फॉल्स, इज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड द क्रिमिनल रही है, क्राइम है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कमिश्नर जो कापसे ने उनको बोला कि आप इसका ये करो, क्या करो, FIR करो। They are not ready to get FIR. Last 2 years I have been following with all the matters where मैं बार उनको लिखाऊं, और वो मुझे एक बार फिर मेरे को जो MC शिंदे साहब है, शिंदे थे, उनके पास सुधाकर शिंदे, उनके पास भेजा था। उन्होंने मेरे सामने बोला था कि मैडम को लो, तो कापसे मैडम और ये तड़ेकर इन्होंने बोला कि सेक्रेटरी चेयरमैन को मैं लेटर भेजता हूँ इंक्वायरी का, स्ट्रक्चरल ऑडिट और कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट है। अभी तक लेटर है, मैं फॉलो कर रहा हूँ, अभी तक मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है। आखिर आप किससे डिमांड करना चाहते हैं कि आपको न्याय मिले? मैं तो जो भी मैकेनिज्म है, गोइंग टू यूज दैट। मैं रेशमा मैडम को मिला लास्ट वीक, वो भी डेप्यूटी ऑफिस में, वहाँ भी वैसा ही कारबार है, जो खाली घूमता है। हमारे कमिटी है, उन्होंने तो BMC का सब इलीगल काम करवाया है, वो भी कंप्लेंट अलग है। और बाद में मैंने उनको लिखा है कि हमारे सर्विस चल रहा है, तो उन्होंने 89 इंस्पेक्शन रखा है, 1 साल हो गया, अभी कोई इंस्पेक्शन नहीं हुआ है। वो इंस्पेक्शन होने के बाद अभी देखते हैं क्या एक्शन लेना है, वो एक है। दूसरा ये तरीका है, तीसरा विल गो टू द लोकायुक्त, जैसा मैडम अभी बोली, लोकायुक्त एक सोर्स है, वो प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, नहीं तो हम लोग ये FACC के साथ लेके विल फाइट। I also learn about the knowledge now about the advocate, about the law, and I am going to also fight myself. भूख हड़ताल करना पड़ा तो करेंगे आप लोग? Everything I am ready for anything. I should get first solve my problem and all these aggrieved people, then I will do anything for that. मी नितीन शांतीनाथ चाटी, मी क्रिस्टल कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचा रितसर मेंबर असून मला आज गयापर्यंत बिल्डर आणि सोसायटी मला घर पण नाही देत आहे आणि अल्टरनेशन अकॉर्डिंग देत नाही आहे। तसंच मी डेप्युटी रजिस्ट्रार म्हाडा आदिनाथ दगडे यांना वाय फॉर्म संदर्भात 2012 ते 2024 चा वाय फॉर्म माहिती, आज गया त्यांनी मला एकही डॉक्युमेंट दिले नाही। मी त्यांना 5 वेळा रिमाइंडर केला। कहाँ का मामला है ये मामला, हा मामला चेंबूर सहकार नगर 3 इकडे आहे, बिल्डिंग नंबर 4। बिल्डर कौन है? बिल्डर वैभव लक्ष्मी आहे। अच्छा, आजपर्यंत मला त्यांनी भाडं पण नाही दिला आणि अल्टरनेशन अकॉर्डिंग त्याला हा डेप्युटी सर दगडे, आदिनाथ दगडे, त्याच्या वाय फॉर्म संदर्भात मी वारंवार त्याच्याकडे तक्रार केली, त्याला रिमाइंडर लेटर पाठवला, तरी त्यांनी आज गया आणि हे लेटर जी कंप्लेंट केली आदिनाथ दगडेकर 9 जून 2023 पासून मी त्याला फॉलोअप करतोय। आज गया त्यांनी काहीच मला ऑपरेशन नाही केलं। हा ब्रिज ऑफ ट्रस्ट करतोय, हा क्राईम करतोय आदिनाथ दगडे। याच्यावर आपल्या माध्यमातून क्राईमची केस करावी अशी मी आपल्याला, मला रेशमा मॅडमनी याच्या संदर्भात मला जाम फॉलोअप घेतला, मला मदत केली कंप्लेंट करण्यामध्ये, तर तिथे पण मी आभारी आहे। मुझे तो वही मेरी शिकायतें हैं, पुलिस के पास है, BMC के पास है और डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास है, मगर वो उसके पर काम चालू है। मगर इस जो सरकार ने बनाया है मैनुअल ऑफ गुड गवर्नेंस बनाया है,
अगर सरकार इसका अमलीकरण करेगी तो सबकी शिकायतें दूर हो जाएगी, सबकी शिकायतें रिजॉल्व हो जाएगी। तो सरकार इसका अमलीकरण जितना हो सके उतना जल्दी करे। सनी फर्नांडिस। जी फर्नांडिस जी, क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या शिकायत है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा खाली सजेशन है सर, अभी ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इनका हेड ऑफिस है पुणे में। जी अच्छा। और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी सिर्फ हाउसिंग के नहीं है, अच्छा, ये हर कोऑपरेटिव्स का है। अच्छा। तो मेरा ये विनती है सरकार से, आप उसको हाउसिंग को अलग क्यों नहीं करते हैं? जी। और हाउसिंग का जो हेड ऑफिस है मुंबई में बना दो। मुंबई बना दो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आप देख रहे हैं तकलीफ मुंबई में हो रहा है। सही है। दूसरी बात, अगर मानो कि मैं आज मेरे वाइफ के नाम पे नॉमिनेशन किया है और मैं गुजर गया, मेरे वाइफ के नाम पे घर नहीं जाते नॉमिनेशन होने के बावजूद, तो मेरा ये कहना है कि आप नॉमिनेशन हटा दो ना, डायरेक्ट विल बना दो। बहुत अच्छे, डायरेक्ट मेक अ विल ना। अच्छा मशवरा है। तो ये क्यों आप तकलीफ क्यों दे रहा है? तो ये सजेशन आपने सरकार को दिया, लिखित दिया कहीं पर? सर हमारे ये नहीं कि हमारे सरकार को पता नहीं है, सरकार को पता है, लेकिन माफी चाहता हूँ मेरे लफ्जों के लिए, पैसे खाने का यही मौका है ना। भागाओ दौड़ाओ। नॉमिनेशन की मतलब क्या होता है कि मैं ट्रस्टी बन गया हूँ और मेरी जिम्मेदारी है कि भाई जितने भी लोग इसके ऊपर घर के ऊपर उसका हक बनता है उसको सब समझाने। भाई क्यों, जब मेरे बीवी के नाम पे बना, जैसे कि आज की तारीख में अगर मैं बैंक में नॉमिनी मेरे बीवी को रहूं, कुछ सवाल नहीं पूछते, मेरे पैसे उनको दे देते, लॉकर दे देते। तो घर क्यों नहीं दे रहे सर? घर क्यों नहीं दे रहे? सही है। तो रिक्वेस्ट ये है कि आप डायरेक्टली विल बना दो ना, करप्शन का रास्ता बंद हो जाएगा ना। अभी आज की तारीख में आपको पता होगा सर, क्योंकि आप मेरे से ज्यादा जानकार है, विल हम किसी भी को आदमी बना सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन कॉस्ट कितना है? सिर्फ 400 रुपया है। लेकिन एजेंट के माध्यम से जाने के लिए 9,000 10,000 भाई क्यों? सही है। क्यों कर ऑनलाइन करा दो, और टाइम बर्बाद अलग। उससे अच्छा आप डायरेक्टली नॉमिनेशन हटा दो और डायरेक्टली विल बना दो ना। सही है। और ये विल हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारी विनती है सर। थैंक यू सो मच कि आप हमारे जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, अभी जो एयर कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं। बस थैंक यू सो मच सर। देखो कोई बड़ी मीडिया नहीं है जो टाइम्स नाउ, रिपब्लिक, सब बड़े कोई कहा नहीं है, क्योंकि हम लोग वोट बैंक नहीं है ना। उनके सामने तो मुद्दे अलग है ना। मुद्दे अलग नहीं, वोट बैंक नहीं है ना हम। उनके सामने जो है मोदी जी की जो मोदी जी की जो मुद्दे है वो देते हैं। बस वही है। आम पब्लिक के मुद्दे उनको नहीं है। मोदी जी की मन की बात करते हैं वो लोग। अब अभी मोदी जी को मन है, ये भी मेरे पास एक सवाल है सर, वो मन है कि नहीं भी मुझे पता नहीं है, लेकिन बस वो अगर कह रहे हैं तो मैं विश्वास करना चाहता हूँ सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम।